औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। हुज़ूरे वाला, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंप्यूटिंग का। और आज के इस नए लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू है, हमारी जो बातचीत है, वो होगी जी कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जिनके ज़रिए से हम अपनी हार्ड ड्राइव की जो परफॉर्मेंस है उसको हम बेटर कर सकते हैं, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर करने और डिलीट करने के बाद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बन जाते हैं। या हम ये कहें कि हमारी हार्ड ड्राइव में जब फिर हम कोई चीज़ सेव करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो किसी एक सेक्टर के ऊपर जाके स्टोर होता है, दूसरा हिस्सा किसी और जगह पे स्टोर होता है, तीसरा हिस्सा किसी और जगह पे स्टोर होता है, चौथा हिस्सा किसी और जगह पे स्टोर होता है। तो इस तरह क्या होता है, जब हम लोग उस फाइल को रन करते हैं तो कंप्यूटर जो है उसको वो जो उसके दूसरे पार्ट्स होते हैं फाइल के, वो उसे ढूंढने पड़ते हैं और उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और हम कहते हैं कंप्यूटर स्लो हो गया। इसको इंशाल्लाह मैं आपको आज एग्जांपल्स से समझाऊंगा कि ये फ्रेगमेंटेशन क्या है और फिर डी फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो ये तस्वीर तो मुझे आपको सबसे लास्ट में दिखानी चाहिए। तो चलिए आइए, ये मैंने दूसरी तस्वीर बिल्कुल इससे मिलती जुलती यहाँ पे आपको दिखाई है। एंड दिस इज कि ये रीड राइट हेड होता है और ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके ऊपर आपका डाटा स्टोर्ड होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। और याद रखिए, कंप्यूटर डायरेक्टली कभी भी हार्ड ड्राइव से डाटा जो है वो उसे एक्सेस नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्ड ड्राइव के ऊपर मौजूद डाटा होता है उसे इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करके रैम तक पहुंचाया जाता है और फिर रैम से आगे कंप्यूटर जो है वो डाटा को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। तो हुजूरे वाला अब आपके माइंड में फिर एक ये भी सवाल आ रहा होगा कि कंप्यूटर जो है वो हार्ड ड्राइव से डायरेक्टली डाटा एक्सेस क्यों नहीं कर सकता। तो इसका जवाब ये है कि एक कंप्यूटर जो है उसका प्रोसेसर डाटा को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इन द फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होता है, जो डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस होता है, कंप्यूटर का प्रोसेस उसको प्रोसेस करता है। क्योंकि जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है इसके ऊपर डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पैटर्न्स। तो मैग्नेटिक पैटर्न्स को हमारा सीपीयू या हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि इंसान जो है वो डायरेक्ट दाने नहीं खाते, बल्कि वो दानों को पीस कर उसका आटा बनाते हैं, फिर उसकी रोटी पका के खाते हैं और उसको वो प्रोसेस करते हैं। तो सिमिलरली कंप्यूटर जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में डाटा होता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो या डिजिटल फॉर्म में जो डाटा होता है वो उसको प्रोसेस करता है, ना कि मैग्नेटिक पैटर्न्स की फॉर्म में जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है। सो देयरफॉर इस बात को अब आपने याद रखना है। मैं इंशाल्लाह लास्ट पे आपको ये पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये जरा आप तस्वीर देखें। मिसाल के तौर पर एक फ्रूट की दुकान है और उसके ऊपर ये जो है वो खरबूजे लगे हुए हैं और ये तरबूज लगे हुए हैं। अब दुकानदार जो है उसके लिए तो बड़ी ही आसानी की बात होगी, कोई बंदा उससे तरबूज मांगता वो यहाँ से उठा के दे देगा, कोई उससे खरबूजा मांगता यहाँ से उठा के दे देगा, बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब एक किस्म का डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, जैसे सारे खरबूजे यहाँ पड़े हैं, सारे तरबूज यहाँ पे पड़े हैं। लेकिन हुआ ये कि जो दुकानदार था उसके दिमाग के अंदर कोई और चीज आई। उसने क्या किया, उसने खरबूजे और तरबूज इस अंदाज में अरेंज कर दिए। अब हुजूरे वाला उसके पास जो ग्राहक आए वो आए खरबूजे के, पहले वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वो बेचेगा, फिर उसको खरबूजा लेने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ जाके अगर खुदा ना खास्ता मैं कहता हूं कि एक बंदा उसे ये कहता है कि जनाब मुझे तो यहाँ से खरबूजा चाहिए, तो उसको यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन बनिस्बत इसके उसके लिए ये चीजें ज्यादा आसान होंगी, लेकिन यहाँ से उसको खरबूजे बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यही हाल कंप्यूटर के अंदर होता है कि जब हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल्स है उन्हें हम सेव करते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक फाइल डिलीट कर देते हैं। फाइल को डिलीट करने के बाद अब क्या होता है, उसकी जगह पे तो स्पेस एम्प्टी हो जाती है। अब दोबारा हम जब कोई फाइल सेव करते हैं
तो वो फाइल होती है बड़ी, तो उसका कुछ हिस्सा तो उस फ्री स्पेस पे स्टोर होता है और बाकी हिस्सा किसी और जगह पे स्टोर हो जाता है। तो दोनों सेम जगह पे जो है वो स्टोर नहीं होते, जिसकी वजह से कंप्यूटर को जो फाइल है उसके डिफरेंट पार्ट्स को सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और हम कहते हैं हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, पहले इसकी शक्ल ये थी, यहां से इतने सारे जो तरबूज थे वो बिक गए, यहां से इतने सारे तरबूज बिक गए और यहां से इतने सारे खरबूजे बिक गए। हुआ क्या जी, जो मालिक था उसने कहा चलो तरबूज हम यहाँ उतरवा देते हैं और खरबूजे कुछ थोड़े से हम यहाँ पे लगवा देते हैं। तो यही हिसाब हमारे कंप्यूटर में होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे ये हाल था, हमने क्या कर दिया, कोई एक फाइल जैसे इस फॉर्म में मैं यहाँ से एक फाइल डिलीट कर दूं, ये फाइल मैंने डिलीट की, अब दोबारा मैं एक फाइल को स्टोर करने की कोशिश करता हूं तो वो फाइल थोड़ी बड़ी है, तो उसका कुछ हिस्सा इस जगह पे स्टोर हो जाएगा और बाकी किसी और जगह पे जहां पे उसे एम्प्टी स्पेस मिलेगी। तो इस तरह जो फाइल है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक फाइल का कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर्ड है और कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर है, मतलब जो फाइल्स है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स स्टोर्ड है। और इससे क्या होता है, जो कंप्यूटर है उसको फाइल्स को सर्च करने में या डाटा को सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इससे कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी होती है, जो स्पीड होती है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है या हमें फाइल्स वक्त पे नहीं मिल रही होती है, हम कहते हैं कंप्यूटर स्लो हो गया। तो इस फ्रेगमेंटेशन को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं कि ये वाला डाटा जो है इसको उठा कर हम कहीं और शिफ्ट करें और इसके साथ वाला डाटा बिल्कुल इसके साथ आ जाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीफ्रेगमेंटेशन। अब हम इसको कैसे अचीव करते हैं, तो चलिए आइए मैं आपको आज ये भी दिखाता हूं। तो शुरू करते हैं जी अपना काम। मैं विंडो डी करके डेस्कटॉप पे चला जाता हूं, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ दिस पीसी पे, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ आके फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हार्ड ड्राइव डी है और मेरे कंप्यूटर में असल में एक एसएसडी भी लगी हुई है और एक मेरे कंप्यूटर में जो है वो हार्ड ड्राइव लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ राइट क्लिक, ये मैंने न्यू ड्राइव डी पे जाके न्यू वॉल्यूम डी पे जाके मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे चला गया। प्रॉपर्टीज के ऊपर जाने के बाद यहाँ देखें आपको बहुत सारी इन्फो मिल रही है, लेकिन मैं ये इन्फो आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए टूल्स पे हम गए, यहाँ पे फिर देखें आपको टूल्स के ऊपर भी दो ऑप्शंस मिल रहे हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव या आपके ड्राइव के अंदर जो है वो कोई एरर तो नहीं आया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एरर को। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये कहेगा हाँ जी मैं ड्राइव को स्कैन करता हूँ, चेक करता हूँ कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आया। अब स्कैनिंग फॉर द एरर्स जो है वो शुरू हो चुकी है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद हमें ये जो रिजल्ट है वो बता देगी। एंड यू कैन सी कि ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 सेकंड्स लेता होता है। अब देखें ये 5 सेकंड्स आपके सामने जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये काम जो है अब देखें 10 सेकंड्स में चला गया। तो अल्टरनेटिवली ये थोड़ा सा टाइम कभी आपको ज्यादा बता देगा, कभी आपको कम बता देगा, बट ये थोड़ी सी देर लेता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ जी इसका रिजल्ट क्या आता है। नो एरर्स वर फाउंड, विंडोज सक्सेसफुली स्कैन्ड द ड्राइव, नो एरर्स वर फाउंड, सो ओके वी शैल क्लोज इट। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये है जी हम लोग अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर से इन फ्रेगमेंट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ये बात की थी, यहाँ पे देखें एक फाइल है, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर्ड है, कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर्ड है, कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर्ड है, कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर्ड है। इसका रीजन क्या बना मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की है कि जैसे एक शख्स का एक गोदाम है और गोदाम के अंदर वो चावल भी रखता है और गंदम भी रखता है। अब हुआ क्या कि जो गोदाम है उसके अंदर जो एक शख्स था उसके चावल बिक गए और थोड़े बहुत चावल रह गए और गंदम का ट्रक आ गया, उसने कहा चलो चावलों वाली साइड पे लगा दो। तो हुजूर वाला अब हुआ क्या, कुछ गंदम किसी और जगह पे स्टोर्ड है, कुछ गंदम किसी और जगह पे स्टोर्ड है। तो इस तरह जब वो कोई दूसरा बंदा उसे गंदम लेने के लिए आएगा तो वो हो सकता है उसको एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जाना पड़े उसे गंदम देने के लिए और इस तरह उसका वर्क बढ़ जाएगा। सिमिलरली कंप्यूटर जब एक हार्ड ड्राइव से डाटा को सर्च करता है बाय यूजिंग द रीड राइट हेड, तो फिर क्या होता है कंप्यूटर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। जैसे फाइल का एक पोर्शन यहाँ पड़ा, दूसरा यहाँ पड़ा, तीसरा यहाँ पड़ा, चौथा यहाँ पड़ा, तो उसे ज्यादा सर्च करना पड़ता है जिसमें टाइम लग जाता है और हम कहते हैं हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि ये वाले सारे फ्रेगमेंट्स सारे के सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे यहाँ पे डाल दिए जाए। इन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं और इसे हम ट्रैक कहते हैं, सारे को हम ट्रैक कहते हैं।
तो ये डीफ्रेगमेंटेड डिस्क है और यहाँ पे फ्रेगमेंटेड डिस्क है। तो अभी हम काम कैसे कर सकते हैं, ये वाला काम हम ऐसे कर सकते हैं। अब ऑप्टिमाइज को क्लिक करें। ऑप्टिमाइज को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह की। प्लीज फॉर द सेक ऑफ गॉड सॉलिड स्टेट जो ड्राइव है, याद रखें सॉलिड स्टेट ड्राइव्स क्या करती हैं, ये भी अपने अंदर डाटा को स्टोर करती हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये चार्ज की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती हैं ऑन द ट्रांजिस्टर्स। तो जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है ये यूजिंग द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को यूज करके ये डाटा को अपने ऊपर स्टोर करती है। अब अगर मैं आपको हार्ड डिस्क की वर्किंग समझाना शुरू कर दूं तो मेरे तकरीबन 5-6 लेक्चर इसके ऊपर लग जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन सारी की सारी समझानी पड़ेगी और ये एक प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। सिर्फ आप ये समझ लें, जैसे आप देख रहे होते हैं कि एक मकनातीस दूसरे मकनातीस को खींचता है और उसका एक सिरा अपने अपोजिट सिरे को खींचता है, और जो सेम सिरे होते हैं, जो लाइक पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं उन्हें पोल्स कहते हैं। तो सिमिलरली हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर हम लोग मैग्नेटिक पैटर्न्स बिल्ड करते हैं और उन मैग्नेटिक पैटर्न्स की फॉर्म में हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे हम लिखाई में हम ए बनाते हैं तो ए एक सिंबल है, तो हमारी लिखाई में भी हम पैटर्न्स बनाते हैं और उन पैटर्न्स के हमने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीनिंग्स रखे हुए होते हैं। तो इसी तरह इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पैटर्न्स हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन जो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है इसके ऊपर हम डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस और इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो ज़रूर वाला आपने कभी भी गलती से इसको देखें, यहाँ पे आपको एनालाइज का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्टिमाइज का ऑप्शन नहीं मिल रहा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा प्लीज फॉर द सेक ऑफ गॉड इसको कभी भी ऑप्टिमाइज ना कीजिएगा। वैसे डीफ्रेगमेंटेशन का पहले हमें ऑप्शन मिल रहा होता था, लेकिन अब ये उसमें कन्वर्ट हो गया ऑप्टिमाइज में। अब जो प्रीवियस वर्जन्स थे विंडोज के, अगर आप उसके ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे आपको मिलता था डीफ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन, एनालाइज का ऑप्शन और डीफ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन। लेकिन क्योंकि ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, अच्छा मैं एक बात आपको बता रहा था, मैं वो भूल गया कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो होती हैं ना, प्लीज इनको डीफ्रेगमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर डाटा को रीड एंड राइट करने की एक लिमिट होती है कि आप रीड करें फिर राइट करें, फिर रीड करें फिर राइट करें। और डीफ्रेगमेंटेशन में डाटा एक जगह से कॉपी होके या कट होके दूसरी जगह जाके पेस्ट होता है ताकि सारा का सारा डाटा एक ट्रैक के अंदर आ जाए। लेकिन इनके अंदर ये कैपेबिलिटी बहुत कम होती है और इससे हो सकता है आपकी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो आपकी SSD है, ये डैमेज हो जाए और ये वर्क ना करे। और मेरे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो पड़ा ही इसके अंदर है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड क्यों ज्यादा होती है मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं इनके अंदर डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस स्टोर होता है, और जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कंप्यूटर का दिमाग है, वो तो डाटा को जो प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस करता है। सो देयरफॉर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर तो पहले से ही डाटा पड़ा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो यहाँ पे डाटा की कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं अगर आपको बात करूं हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पैटर्न्स होता है। तो फिर क्या होता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को मैग्नेटिक पैटर्न से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ डाटा हम लोग प्रोसेसर को फीड करते हैं ताकि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ डाटा से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डाटा है उसमें कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो हमारी सॉलिड स्टेट जो ड्राइव होती है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, डाटा पहले ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक करंट की फॉर्म में, तो वो सीधा सीधा वहां से लिया जाता है और जाके प्रोसेसर को जो है वो फीड कर दिया जाता है और जो प्रोसेसर है उस डाटा पे वर्किंग शुरू कर देता है। सो देयरफॉर दे आर कंपैरेटिवली फास्ट इन सेविंग और स्टोरिंग द डाटा एंड प्रोवाइडिंग द डाटा। सो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को इसलिए हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और जैसे मेरे पीसी के अंदर भी SSD लगी हुई है और ये SSD जो है इसका मुझे क्या फायदा, मेरा कंप्यूटर जो है उसका स्टार्टिंग टाइम बहुत कम है, क्योंकि डाटा पहले ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा हुआ, कन्वर्जन की जरूरत कोई नहीं है। सो देयरफॉर मेरा कंप्यूटर बड़ी स्पीड के साथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे है जैसे मैंने बटन दबाया और मेरा कंप्यूटर चल गया। लेकिन वो लोग जिनके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव से उनका कंप्यूटर बूट करता है,
तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पैटर्न्स होता है और फिर वो मैग्नेटिक पैटर्न्स से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और फिर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो है वो प्रोसेसर को फीड की जाती है और फिर आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है और आपको चीजें दिखाना शुरू कर देता है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो मैं कभी भी SSD को जाके ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा, आई विल ऑप्टिमाइज माई हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन यहाँ देखें 0% फ्रेगमेंटेड, मतलब इसके ऊपर फ्रेगमेंट्स है ही नहीं, तो मुझे इसे डीफ्रेगमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप अपने कंप्यूटर पे जाके चेक करें, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में आपको बता दिया जाएगा कि आपके हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो कितने % फ्रेगमेंटेड है। और अगर आपके कंप्यूटर में SSD नहीं लगी हुई, ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये भी सॉलिड स्टेट ड्राइव का कुछ पोर्शन है और यहाँ देखें हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा आ रहा है। आप इसको आप क्या कर लें, ऑप्टिमाइज कर लें। ये थोड़ा सा टाइम लेता है और जब यहाँ पे 0% फ्रेगमेंटेड आ जाए फिर आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को चेक कीजिएगा, दैट विल बी मच मोर बेटर। सिर्फ आपने इसको क्लिक करना है ऑप्टिमाइज के बटन के ऊपर और आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ये देखें 53% एनालाइज्ड हो गया। अभी आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको स्टॉप ना करें। ये देखें डीफ्रेगमेंटेशन 36% हो चुकी है और अभी थोड़ा और टाइम लेगी और ये मेरी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो डीफ्रेगमेंटेड हो चुकी होगी, वो ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी होगी। बट प्लीज फॉर द सेक ऑफ गॉड ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा मेरी इस बात को आपने याद रखना है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो होती हैं ना, आप लोगों ने उनको डीफ्रेगमेंट नहीं करना, उनको ऑप्टिमाइज नहीं करना, वरना आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने मेरी इस बात को एंजॉय भी किया होगा। तो ये है जी, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये फ्रेगमेंटेड डिस्क है। फ्रेगमेंटेड डिस्क का मतलब ये होता है कि ऐसी डिस्क जिसके ऊपर आपकी फाइल्स का कुछ पोर्शन किसी एक सेक्टर पे सेव्ड हो और उसका कुछ पोर्शन किसी दूसरी जगह पे, जैसे यहाँ पे देखें एक फाइल के 4 फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं, तो दिस इज अ फ्रेगमेंटेड डिस्क। अब रीजंस क्या मैंने आपको बता दिया। हो सकता है यहाँ पे किसी ने कोई प्रोग्राम सेव किया हो और उस टाइम आपने ये फाइल सेव की हो, यहाँ पे भी कुछ सेव्ड हो और यहाँ पे भी कुछ सेव्ड हो। जब आपने अपनी फाइल सेव की हो तो कंप्यूटर को पहले यहाँ पे खाली स्पेस मिली हो, उसने इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे स्टोर कर दिया हो, फिर कुछ पोर्शन यहाँ पे और कुछ यहाँ पे खाली स्पेस मिली हो और कुछ यहाँ पे। तो इस तरह कंप्यूटर ने क्या कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स जो डाटा था उसे हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ये हमारा प्रोसेस बैकएंड के ऊपर चल रहा है डीफ्रेगमेंटेशन का, और आप देख भी रहे हैं कि हमारा पीसी जो है वो डीफ्रेगमेंटेशन कर रहा है। थोड़ी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये प्रोसेस आपको करके दिखाया ताकि मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। और हुजूर वाला मैं अपनी C ड्राइव को, जो कि मेरी प्राइमरी ड्राइव है और जिसके अंदर मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड है, मैं उसको अभी हरगिज कभी भी मैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वरना हो सकता है जब मैं अपना कंप्यूटर जो है उसे स्टार्ट करूं तो मुझे मेरे कंप्यूटर में मिले कुछ ना। सो देयरफॉर इस चीज को आपने याद रखना है, ये गलती आपने नहीं करनी। तो ये थोड़ी सेंसिटिव चीजें हैं, प्लीज सोच समझ के काम कीजिएगा। तो यहाँ दोबारा मैं थोड़ा सा आपको और भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखें तो ये एक फाइल आपको ग्रीन कलर के अंदर नजर आ रही होगी, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर्ड है, कुछ यहाँ पे स्टोर्ड है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे एंड कुछ यहाँ पे। तो ये फ्रेगमेंटेड आपकी डिस्क है। यहाँ देखें येलो और यहाँ देखें ये ऑरेंज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये देखें ब्लू कलर। ये फ्रेगमेंटेड डिस्क है। जब हम इसको डीफ्रेगमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये ब्लू वाले एक जगह पे आ जाएंगे, रेड वाले एक जगह पे आ जाएंगे, ग्रीन वाले एक जगह पे आ जाएंगे और ये ऑरेंज कलर जो है ये एक जगह पे ये वाली फाइल्स आ जाएंगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और मैंने ये वाली एग्जांपल जो आपको समझाने की कोशिश की है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और जब हम इसकी ये फ्रेगमेंटेड है, जब हम इसकी डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो फिर ये वाली चीज होती है कि जो सेम टाइप की फाइल्स होती हैं वो एक ही जगह पे जाके स्टोर हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो डी ड्राइव थी या वॉल्यूम डी, न्यू वॉल्यूम डी वाली जो मेरी ड्राइव थी, मेरी हार्ड डिस्क जो थी वो डीफ्रेगमेंट हो चुकी है और इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो 0% है। दिस मीन्स इट इज टोटली ऑप्टिमाइज्ड। इट इज टोटली ऑप्टिमाइज्ड। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आपने मेरी इस बात को एंजॉय भी किया होगा। तो हुजूर वाला ये तो मैंने आपको दिया बता। मैं वापस प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और मैंने आपको बता दिया आप एरर्स भी चेक कर सकते हैं और आप
ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। मैं जनरल पे जाता हूँ, यहाँ देखें जरा, मैं जरा आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में मजीद थोड़ी सी और बातें बता दूं कि हुजूर वाला जब भी आप किसी ड्राइव के ऊपर जाके उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हो, मैं इसको क्लोज करता हूँ, आप यहाँ जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। मैं प्रॉपर्टीज को क्लिक करता हूँ, यहाँ देखें, यहाँ बताया जा रहा है कि यूज्ड स्पेस कितनी है, 85.3 GB इसके यूज हो चुके हैं और 32.7 GB जो है वो क्या है, वो अभी फ्री है, उसके ऊपर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसकी टोटल कैपेसिटी 118 GB थी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और यहाँ पे देखें नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्लीन अप का, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शंस देगा कि आपके फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ टेम्परेरी फाइल्स स्टोर हो चुकी हैं, यहाँ देखें बहुत सारी फाइल्स आपको नजर आ रही होंगी, तो आपने जिन जिन टेम्परेरी फाइल्स को आपने डिलीट करना है आप उन सबको यहाँ से देखें, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आपको नजर आ रही होंगी, ये टेम्परेरी डाटा है, तो आप इन सब को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ ओके पे क्लिक कर दें, आपकी अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स जो आपकी इस ड्राइव सी में पड़ी होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये हम तब करते हैं जब हमारे कंप्यूटर में स्पेस अवेलेबल नहीं होती और हमें मजीद स्पेस चाहिए होती है, तो हम जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड होती हैं हम उन्हें रिमूव कर देते हैं यहाँ से क्लीन अप से। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। सिमिलरली मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ जाके यहाँ देखे और भी कुछ दिखा दूं आपको। प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पे टूल्स मैंने दोनों आपको करा दिए, हार्डवेयर की बात हो रही है, यहाँ चेक करें, शेयरिंग की, ये ड्राइव आपने किसी से शेयर की है नहीं की, यहाँ कोडे की बात हो रही है, और सिमिलरली प्रीवियस वर्जन्स की बात हो रही है, और बाकी मैंने आपको दिया बता। हमारे लिए जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो मैंने आपके सामने खोल के रख दिए। सिमिलरली यहाँ देखें इसकी यूज जो है 617 GB यूज हो चुके हैं, 313 GB अभी फ्री हैं, और टोटल इसकी जो कैपेसिटी टू स्टोर द डाटा थी वो 931 GB थी। इस हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी थी, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है और ये हमारी SSD जो है ये C शो हो रही है। तो मेरे कंप्यूटर में 2 स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं और मैं अब इसको क्लोज करता हूँ। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। सो हम चलते हैं नेक्स्ट। और एक चीज आपको और भी लास्ट पे बताता चलूं कि ये होती है, ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, स्टील की बनी हुई डिस्क होती है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ होता है जो जिसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। ये रीड राइट हेड होता है, ये डाटा को इसके ऊपर राइट भी करता है और इससे रीड भी करता है। जब राइट करता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ डाटा को मैग्नेटिक पैटर्न्स में कन्वर्ट करता है, और अगर रीड करना हो तो फिर क्या करता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक पैटर्न्स है उनको रीड करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे CPU को भेजता है ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। तो ये था जी रीड राइट हेड का क्या काम होता है। अब हम चलते हैं आगे। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हुजूरे वाला। आज मैं आपको एक और नई चीज बताने जा रहा हूं कि पावर यूजर टास्क मेन्यू क्या चीज है, पावर यूजर मेन्यू क्या चीज है, या पावर यूजर टास्क मेन्यू क्या चीज है। हुजूरे वाला पावर यूजर टास्क मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं वो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं और ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। द पावर यूजर टास्क मेन्यू और द पावर यूजर मेन्यू, आई विल से दिस इज पावर यूजर मेन्यू, प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू द एसेंशियल विंडो फीचर्स। ये एक ऐसा मेन्यू है जो आपको एक क्विक एक्सेस कहते हैं पहुंच को, रसाई को, तो ये आपको एक बहुत जिसे कहते हैं ना आसानी से और बहुत जल्दी जो एक रसाई होती है ना, शॉर्टकट आपको प्रोवाइड करता है नेसेसरी किस्म के या जरूरी किस्म के विंडो के फीचर्स तक, जिन तक पहले पहुंचना बड़ा थोड़ा सा जो है मुश्किल काम होता था। हर बंदा उनको आसानी से जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता था। तो इट वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ विंडोज 8। ये विंडो 8 के अंदर जो है वो विंडोज 8 के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बट इन विंडोज 10 इट इंक्लूड्स अपडेटेड ऑप्शंस एंड फीचर्स। तो विंडो 10 के अंदर जो है ये अब अपडेटेड है। अब इसको हम लोग ओपन कैसे कर सकते हैं, तो ज़रे वाला इसको ओपन करने का तरीकाकार ये, आप विंडो डी करें, यहाँ जाएं डेस्कटॉप के ऊपर, ये बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे बॉटम कॉर्नर के अंदर आपको स्टार्ट का बटन दिख रहा है, इस पे आप राइट क्लिक करें, ये आपका पावर यूजर मेन्यू आपके सामने आ चुका है। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया आपने इसको कैसे ओपन करना है। यहाँ जाके सिर्फ आप अपने जो टच पैड है उसके राइट बटन को क्लिक करें, और वो लोग जिनका
टच पैड जो है वो अपडेटेड है, मॉडर्न है, तो उनको भी मैंने तरीकाकार अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आप राइट क्लिक कैसे कर सकते हैं। 2 फिंगर्स से राइट क्लिक होता है। तो यहाँ मैंने राइट क्लिक किया अपने माउस से, तो हुज़ूर वाला ये आप लोगों को यहाँ पे पावर यूजर मेन्यू नजर आ गया। पहला तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप विंडो के साथ एक्स के बटन को प्रेस करें, फिर भी आपको पावर यूजर मेन्यू मिल जाएगा। मैंने क्या कहा, ये देखिए आपके सामने कीबोर्ड आ गया। कीबोर्ड जो है इससे जाके मैंने विंडोज का बटन प्रेस किया और उसके साथ मैंने एक्स को प्रेस कर दिया, तो आपके सामने पावर यूजर मेन्यू आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट बटन पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, फिर भी आपको पावर यूजर मेन्यू मिल जाएगा। और अगर आप विंडोज के साथ एक्स को प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो फिर भी आपको पावर यूजर मेन्यू मिल जाएगा। और ये मेन्यू यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखा दिया गया, जूम इन करके। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। और मैं अभी 1 बाय 1 आपके साथ ये सारे के सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और आपको इंशाल्लाह डिटेल में ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो दीज आर द मेथड्स टू ओपन द पावर यूजर मेन्यू और पावर यूजर टास्क मेन्यू। सो हुज़ूर वाला अभी 1 बाय 1 हम लोग इसके ऑप्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। मैं विंडो डी करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें एप्स एंड फीचर्स का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। एप्स एंड फीचर्स का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पे बावजूद प्रोग्राम्स एंड फीचर का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल टॉप पे अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा ये ऑप्शन। अब मैं आपको वापस यहाँ पे ले आता हूँ। तो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का ऑप्शन जो है ये विंडो 8 के अंदर था। विंडो 10 के अंदर एप्स एंड फीचर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। अब हुज़ूर वाला इसकी जो हॉट की है, जो इसकी शॉर्टकट की है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें मैं गया, मैंने राइट क्लिक किया, ये है जी आपका एप्स एंड फीचर्स का ऑप्शन। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं भी पहले आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसको यूज भी करके बताऊंगा। ये ओपन करता है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की विंडो को, where you can uninstall the programs। यहाँ पे जाके आपने अपने कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए हुए हैं उनमें से जिस प्रोग्राम को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं आप वहां से जाके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चेंज हाउ दे आर इंस्टॉल्ड, आप वहां जाके उनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं या आप रिपेयर कर सकते हैं ए डैमेज्ड प्रोग्राम इंस्टॉलेशन। मतलब आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया, कहीं उसकी कुछ जो फाइल्स हैं वो जो है वो डैमेज कर गई, तो आप वापस से उसे री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स कैन आल्सो बी लॉन्च्ड फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। ये दूसरा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला तरीका आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर दूसरा तरीका भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं। यहाँ जाके राइट क्लिक किया, एप्स एंड फीचर्स पे जाके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये सेटिंग्स की विंडो ओपन होगी और यहाँ देखिए आपको वो सारे के सारे प्रोग्राम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होंगे। अब मेरे कंप्यूटर में क्या कुछ इंस्टॉल्ड है ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो चुका है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोग्राम पे जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे अनइंस्टॉल के। सिमिलरली आई शैल गो हियर, अनइंस्टॉल का मुझे ऑप्शन मिलना शुरू हो गया। कॉर्निक, इसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऑडासिटी जिसके ऊपर अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने साउंड की, अब इसको भी यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दिस इज द वन वे where you can uninstall the installed program into your computer। आपके कंप्यूटर में मौजूद जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं आप उन सबको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। दिस इज द वन मेथड जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और इसकी जो हॉट की यहाँ पे आपको बताई जा रही है वो है जी F। हम यहाँ पे जाते हैं, विंडो एक्स करते हैं, हमारे सामने पावर यूजर मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब मैंने एफ क्लिक किया, देखें वही विंडो हमारे सामने आ चुकी है। अच्छा एक और चीज भी आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ देखें रिलेटेड सेटिंग्स में सिस्टम कंपोनेंट्स की बात भी आ रही है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की बात भी आ रही है। लेकिन जैसे आप इसको क्लिक करेंगे अब हमारा जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर से ये वाली विंडो ओपन होगी अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स की। टोटली इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस सेटिंग्स विंडो, इससे टोटली डिफरेंट है, बट दोनों का काम एक ही है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले अब ये चाहते हैं कि वो सारी चीजें सेटिंग्स पे शिफ्ट करें, बजाय इसके सारी चीजें आपको कंट्रोल पैनल के ऊपर मिले।
तो कंट्रोल पैनल जो है असल में सारी चीज़ों की सेटिंग्स को कंट्रोल नाम ही से देखें ना, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के नाम से आप चेक करें कि कंट्रोल करने वाला पैनल, तो इससे आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते थे, इंस्टॉल करते थे, अनइंस्टॉल करते थे, सेटिंग्स को चेंज करते थे। तो ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का जो ऑप्शन है ये आपको अवेलेबल है जी, किसके अंदर? आपको अवेलेबल है आपकी विंडोज के अंदर, और ये हम कंट्रोल पैनल के थ्रू यहाँ पे जाते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। एक मैंने आपको बता दिया कि इसका शॉर्टकट क्या है F, साथ मैंने आपको इसको यूज करने का तरीका भी बता दिया। मैं विंडो डी करता हूँ और वापस जाके मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं बिल्कुल नीचे जाऊंगा और नीचे जाने के बाद मैं विंडोज सिस्टम पे जाऊंगा, विंडोज सिस्टम पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मुझे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं कंट्रोल पैनल को क्लिक करूंगा। कंट्रोल पैनल को क्लिक करने के बाद यहाँ हुजूरे वाला प्रोग्राम्स एंड फीचर्स मुझे यहाँ पे मिल गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वही विंडो आपके सामने वापस ओपन हो जाएगी। यहाँ से जिसको भी आपने अनइंस्टॉल करना उस पर आप क्लिक करें और अनइंस्टॉल के बटन को आप क्लिक कर दें, वो चीज आपके कंप्यूटर से निकल जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। जैसे मेरे कंप्यूटर में ये एक प्रोग्राम मैंने इंस्टॉल किया है, मैं अनइंस्टॉल पे जाता हूँ और जाके मैं कहता हूँ, ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि अनइंस्टॉल करना है। आई एम सेइंग यस, अनइंस्टॉल इट। तो ये क्या करेगा, ये उस प्रोग्राम को मेरे कंप्यूटर से अनइंस्टॉल कर देगा। दिस विल रिमूव दिस जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका नाम लिखा फ्रॉम योर कंप्यूटर। डू यू विश टू प्रोसीड? यस, आई वांट टू प्रोसीड, सो आई विल से यस। ये मेरे कंप्यूटर से अब रिमूव हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगा। सो वुड यू लाइक टू कीप योर पर्सनल सेटिंग्स फॉर ऑडियो डायरेक्टर? आई एम सेइंग नो। मैं कहता हूँ सारा कुछ रिमूव करो इसके अंदर से। सो ये जी अब मेरे कंप्यूटर से टोटली इंटायरली ये रिमूव होना शुरू हो गया। अब ये इसकी परसेंटेज आपको दिखाई जा रही है कि ये मेरे कंप्यूटर से कितने % रिमूव हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट इट विल रिमूव दिस प्रोग्राम फ्रॉम माय कंप्यूटर। आप इसके रिमूव होने को अपनी आंखों से देख भी रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, और ये हो गया जी जल्दी से 100% मेरे कंप्यूटर से रिमूव। आपको मैसेज मिल जाएगा कि साइबर लिंक ऑडियो डायरेक्टर 365 was successfully uninstalled from your PC. Thank you so much. Okay, and now ये यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। So this is how you can uninstall the programs from the programs and features। और मैं दोबारा विंडो डी करता हूँ, यहाँ जाके मैं इस चाहे सर्च के बटन पे क्लिक कर लूँ या स्टार्ट पे क्लिक कर लूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप कंट्रोल पैनल लिखेंगे या सर्च पे जाके आप कंट्रोल पैनल लिखेंगे, आपको फिर भी यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद दोबारा देखें प्रोग्राम एंड फीचर्स पे आप आ गए और यहाँ से आप जिस भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना चाहें उसको सिलेक्ट करें और यहाँ जाके आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करके। मैं इसको क्लोज करता हूँ। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये देखें जी, यहाँ लिखा स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, विंडोज सिस्टम पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, वहां से प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ये मैं सारा आपको बता चुका हूँ। ये सारा मैंने भी आपके सामने कर दिया। कैसे किया मैंने आपको कहा, यहाँ हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम बिल्कुल नीचे जो विंडोज सिस्टम का हमारा एक फोल्डर होता है हम वहां पे चले गए थे और ये हम यहाँ पे आगे विंडोज सिस्टम का ये फोल्डर था, इस पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल पैनल मैंने ओपन कर दिया था और फिर मैंने आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करवा के आपको वो सारी की सारी सेटिंग्स भी बता दी और सारा प्रोसीजर भी समझा दिया कि किसी प्रोग्राम को हम कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पहला ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ आ चुका है और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। और जाते जाते ये देखिए सेटिंग्स की विंडो पे आता हूँ। यहाँ पे भी अगर कोई चीज मेरे काम की नहीं है तो मैं उसे भी आपको अनइंस्टॉल करके चेक करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हुजूरे वाला फिलहाल तो मुझे कोई चीज इस तरह की नजर नहीं आ रही जो मैं यहाँ से अनइंस्टॉल करूं और आपको बताऊं कि ये देखें मैंने ये यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया। तो आई एम चेकिंग, मैं आपके सामने ही इसको चेक कर रहा हूँ। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे फिलहाल अभी कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपको अनइंस्टॉल करके चेक करवाऊं। सो आई एम गोइंग डाउन। यस, ये देखें जी, मेरे पास एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ ये प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर से
भाग जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल द नाइस पेज? यस, एक पेज बिल्डर था, मैं वर्डप्रेस पे एक दफा काम कर रहा था तो उस वक्त मैंने इसको इंस्टॉल किया था, बट नो, वो मेरे कंप्यूटर से रिमूव हो चुका है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। और अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे। तो ये था जी फर्स्ट जो हमारा पावर यूजर मेन्यू था, उसका पहला ऑप्शन किस तरह वर्क करता है। अब ये देखें जी, मोबिलिटी सेंटर किस काम आता है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले विंडो डी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ये देखें मोबिलिटी सेंटर आ गया। तो अब ये क्या काम करता है मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रैक्टिकली करके, पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। लॉन्चेस या लॉन्च द विंडोज 10 मोबिलिटी सेंटर, ए कम्पैक्ट यूजफुल कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस। ये एक यूजफुल ऑप्शंस का कलेक्शन है फॉर गिविंग प्रेजेंटेशंस। अगर आप प्रेजेंटेशंस देना चाहते हैं ऑन लैपटॉप कंप्यूटर, चेंज द डिस्प्ले ब्राइटनेस, पिक्चर ओरिएंटेशन, ऑडियो वॉल्यूम, पावर यूटिलाइजेशन एंड नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शंस ऑल फ्रॉम ए सिंगल विंडो। एक विंडो के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वहां से आप बहुत सारे मजे के जबरदस्त किस्म के आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट अस स्टार्ट द वर्क। मैं आपको भी बताता हूं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। विंडो डी करता हूं, यहां आता हूं, विंडो एक्स करता हूं और मेरे सामने पावर यूजर ऑप्शन आ जाएगा। मोबिलिटी सेंटर पे क्लिक करता हूं, आपको यहाँ पे अभी एक ये देखें जी, विंडोज मोबिलिटी सेंटर। डिस्प्ले ब्राइटनेस, आप यहाँ से ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, कम और ज्यादा। वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, चेक करें। बैटरी को देखें, आप उसकी सेटिंग्स को, पावर सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने कोई दूसरी डिवाइस अटैच नहीं की हुई, कोई एक्सटर्नल मेरे पास वो जो मॉनिटर है मैंने वो अटैच नहीं किया हुआ, इस वजह से ये ऑप्शन जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, नो सिंक्रोनाइजेशन, पार्टनरशिप एंड प्रेजेंटेशन के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिक वैसे आपको मैं यहाँ ये 3 का ही कहता हूँ। जब कभी इंशाल्लाह हमने बात की प्रेजेंटेशन के बारे में, जब मैं आपको पावर पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो तब हम इसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आपने इसको एंजॉय भी किया। हम सीखेंगे दूसरा तरीका कार कि हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं मोबिलिटी सेंटर को बाय यूजिंग द कंट्रोल पैनल। तो एक तरीका कार तो ये है कि आप स्टार्ट पे चले जाएं, यहाँ जाके विंडोज जो आपका सिस्टम है आप वहां पे जाएं, वहां जाके आपने कंट्रोल पैनल को क्लिक करना है। जाना कंट्रोल पैनल पे सीधा मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था गुजरे वाला। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हार्डवेयर एंड साउंड्स पे जाके विंडोज मोबिलिटी सेंटर ये विंडोज 8 के अंदर था। विंडो 10 में ये चेंज हो चुका है। विंडो 10 में देखें ये सीधा आपको यहाँ पे विंडोज मोबिलिटी सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल पैनल पे। आप इसे क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने विंडोज मोबिलिटी सेंटर की जो विंडो है वो पॉपअप कर गई है। मैं इसे क्लोज करता हूँ और ये मैं आपको पहले करके चेक करवा चुका हूँ। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, हॉट की लिखा हुआ यहाँ पे। तो मैं विंडोज डी करता हूँ, विंडोज एक्स करता हूँ और यहाँ जाके सिर्फ बी करता हूँ, तो आपके सामने फिर भी आपकी जो मोबिलिटी सेंटर की विंडो है वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ। सो यहाँ तक कि हमने दूसरा ऑप्शन भी समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे पावर ऑप्शंस। अब पावर ऑप्शंस तीसरा ऑप्शन है। मैं यहाँ पे विंडोज डी करके विंडोज एक्स करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं पावर ऑप्शंस, ये देखें इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इसका शॉर्टकट ये है, इसका शॉर्टकट ये है। तो ये शॉर्टकट कैसे मुझे पता चल रहे हैं, ये देखें इसका शॉर्टकट है ओ। और अगर मैं विंडोज एक्स करूं और अब आपको दिखाऊं तो आप गौर करें, देखें यहाँ एफ के नीचे एक अंडरलाइन आ रहा है छोटा सा, यहाँ बी के नीचे छोटा सा अंडरलाइन आ रहा है, यहाँ ओ के नीचे छोटा सा अंडरलाइन आ रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि इसका शॉर्टकट ये है। अब मैं जैसे ही ओ पे क्लिक करूंगा आपको पावर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखें आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पावर ऑप्शंस मिल गए। अब ये क्या कह रहा है, ऑन बैटरी पावर, अगर आपके कंप्यूटर के साथ चार्जर ना लगा हुआ हो तो आपकी जो स्क्रीन है उसको जो है वो आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो क्लोज कर दे। अगर व्हेन प्लग्ड इन, जब आपका चार्जर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो तो टर्न ऑफ आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद आप इसे 1 मिनट भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर पावर। अपनी बैटरी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्लीप क्या है, ऑन बैटरी पावर
पीसी गोज टू स्लीप आफ्टर 15 मिनट्स। आपका कंप्यूटर अगर बैटरी पे चल रहा है तो वो स्लीप मोड पे चला जाएगा ताकि मजीद पावर जाया ना हो आफ्टर 15 मिनट्स। और व्हेन प्लग्ड इन मतलब जब चार्जर साथ लगा हुआ हो तो फिर 30 मिनट्स के बाद कंप्यूटर स्लीप मोड पे चला जाए। सिमिलरली यहाँ से आप और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मैंने एडिशनल पावर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देखें अब आप प्लान सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, टर्न ऑफ डिस्प्ले, ये सारा कुछ जो हमने वहां पे देखा यहाँ पे भी आ चुका है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। उम्मीद आपको पावर ऑप्शंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। देखें यहाँ पे बैटरी के आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं और जैसे ही आप इसको बहुत सारे ऑप्शन देखिए सेटिंग्स की विंडो में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्टोरेज के, टैबलेट के, मल्टीटास्किंग के, प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, ये बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जी बैटरी के अब आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं। ये आपको बता रहा है कि बैटरी कितने परसेंट चार्ज है। टर्न बैटरी सेवर ऑन ऑटोमेटिकली, जब बैटरी 20% रह जाए तो सेवर को ऑन कर दें। अब ये देखें बैटरी यूजेज पर ऐप 24 आवर्स टाइम पीरियड, ये देखें 15%, 8%, सारा कुछ परसेंटेज भी आपको लिख के दिखा रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैंने आपको पहले पढ़ के नहीं बताया, मैंने ऐसे ही आपको वो सारा कुछ बता दिया। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं कि एक्सेस द विंडोज पावर ऑप्शन। जो पावर ऑप्शंस का हमारा ऑप्शन था टास्क मेन्यू ऑप्शन के अंदर, ये क्या करता है, ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है पावर ऑप्शंस तक, विच लेट्स अस या which lets you to fine tune how the computer uses the electricity when plugged in an AC adapter or running on a battery। या ये कह रहा है कि जब आपका कंप्यूटर बैटरी पे चल रहा हो तो फिर वो पावर को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और अगर बैटरी पे तो फिर आपने कैसे मैनेज करना है, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। पावर ऑप्शंस कैन आल्सो बी लॉन्च्ड फ्रॉम द कंट्रोल पैनल। कैसे जाना है, विंडो डी किया। अब मैं कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए एक तो ये स्टार्ट पे क्लिक करूं और यहाँ नीचे चला जाऊं विंडोज सिस्टम पे जाकर कंट्रोल पैनल के बटन को क्लिक करूं। ये मुझे थोड़ा सा लंबा काम लगता है तो आइंदा मैं ऐसे नहीं करूंगा। कंट्रोल पैनल मैंने ओपन तो कर दिया आपके सामने और यहाँ पे आपको पावर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये पावर ऑप्शंस का आपको ऑप्शन मिल गया। मैं फिर बता रहा हूँ ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे रास्ता बताया गया है ये विंडोज 8 का है, तो प्लीज इसको जरा समझिएगा। कंट्रोल पैनल में सीधा आपको जाके पावर ऑप्शंस मिल जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाना, वहां से सीधे आपको पावर ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू कैन सी हियर, ये पावर ऑप्शंस आपके पास है, आप इस पे क्लिक कर लें और ये आपके पास पावर ऑप्शंस ओपन हो गए। चेंज द प्लान सेटिंग्स, और यहाँ जाके आप सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एडवांस पावर ऑप्शंस भी आपको यहाँ से अवेलेबल होंगे और आप अपने जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, मतलब जो शुरू में कंपनी ने या जो विंडोज की अपनी डिफॉल्ट शुरू की सेटिंग्स होती हैं जो खुद ब खुद ही सेट हुई होती हैं, तो आप अगर वो करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग्स के बटन को क्लिक करें। ये सारा कुछ वापस जीरो से, जहां से जैसे विंडो इंस्टॉल होती है ना बिल्कुल नवीन नुकोर, तो वो वाली सेटिंग्स इसके अंदर सेट हो जाएंगी। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। अब है जी इवेंट वीवर। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये इवेंट वीवर क्या करता होगा। तो पहली बात तो यहाँ देखें, इवेंट वीवर लॉन्च करता है इवेंट वीवर को। ये भी एक विंडो होती है, एक प्रोग्राम होता है। इवेंट वीवर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। ये एक ऐसा टूल है जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है, आपके कंप्यूटर का मालिक यूज करता है। दैट लेट्स यू टू व्यू एंड सर्च ए क्रोनोलॉजिकल। अब क्रोनोलॉजिकल लॉग या लिस्ट का क्या मतलब है? ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें टाइम की बेसिस के ऊपर इवेंट्स को अरेंज किया गया होता है। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूं कि हम भी अपने घर में बहुत सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करते हैं, या उससे भी बेस्ट आपको एग्जांपल देता हूं, मस्जिद के अंदर हमारी नमाज पढ़ना या पढ़ने का जो टाइम टेबल होता है ना, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। सबसे पहले फजर की नमाज होती है टाइम बेसिस के ऊपर, फिर उसके बाद जोहर की होगी, फिर उसके बाद असर की, फिर मगरिब की, फिर इशा की। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्डर होता है, ये एक ऐसी तरतीब होती है जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम बनाते हैं। तो जो हमारा इवेंट वीवर होता है, ये एक लिस्ट होती है जिसके अंदर इवेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अरेंज किया गया होता है। अब लॉग्ड इवेंट्स इंक्लूड स्टेटस मैसेज, वार्निंग्स, एरर्स इनकाउंटर्ड बाय एप्लीकेशंस।
अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एप्लीकेशन का आपको स्टेटस बताया जा सकता है, एप्लीकेशन सही चल रही है नहीं सही चल रही, कोई वार्निंग्स आपको दी जा सकती हैं कि हाँ जी फलां चीज में प्रॉब्लम आ रही है, उसे करेक्ट कर लें तो आपके लिए बेटर होगा। आपका प्रोग्राम अपडेटेड नहीं है, आप उसे अपडेट करें, अदरवाइज आपको फ्यूचर में कुछ इसके फिर नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके कंप्यूटर में कोई एरर आ जाए, कोई प्रोग्राम क्रैश कर जाए, तो उससे रिलेटेड भी इंफो आपको इस इवेंट वीवर के अंदर मिल जाएगी। वार्निंग भी एक इवेंट है ना, आपको वार्निंग दी गई है तो एक इवेंट ही है ना, एक वाकई हुआ है ना आपकी जिंदगी के अंदर, आपको आपके प्रोग्राम का स्टेटस बताएगा, तो दिस इज आल्सो एन इवेंट। तो हुजूर वाला सर्विसेज एंड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड आपको ये इन्फो देगा, या इवेंट्स से रिलेटेड ऑन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको ये सारी चीजें बताएगा। तो मैं यहां से आपको बताइए, देखें विंडोज इवेंट्स। With Windows, the operating system keeps a record of important and useful information. अब ये क्या कहा जा रहा है आपको कि विंडोज जो है उसके अंदर जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक रिकॉर्ड रखता है अपने पास इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन का, अहम और फायदेमंद मालूमात का, अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर में हो क्या रहा है। इसी तरह हम भी अपने घर में होने वाली सारी चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं कि घर में हो क्या रहा है। अगर हम रिकॉर्ड ना रखें तो चीजें हम ठीक नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होने वाले तमाम वाकयात का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ये मतलब है जी इसका। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सेवरल लॉग्स, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स के बारे में, मुख्तलिफ वाकयात के बारे में, कंप्यूटर के अंदर होने वाले मुख्तलिफ वाकयात के बारे में जो मालूमात होती हैं वो मुख्तलिफ लिस्ट के अंदर स्टोर की जाती हैं, नॉन कलेक्टिवली, जिनको मजमूई तौर पर कहा जाता है विंडोज इवेंट लॉग या विंडोज इवेंट लिस्ट भी आप कह सकते हैं। विंडोज इवेंट्स जी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इवेंट्स दैट आर लॉग्ड। 5 किस्म के इवेंट्स हैं जिनकी लिस्ट बनती है। इंफॉर्मेशन, लेट्स यू नो दैट एन एप्लीकेशन और ए सर्विस और ड्राइवर कंप्लीटेड एन ऑपरेशन। एक तो आपको मालूमात मुहैया की जाती है, काम हो गया, इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी चीज से रिलेटेड कि हाँ जी कोई काम हुआ नहीं हुआ। दूसरा वार्निंग्स, इन्फॉर्म यू ऑफ ए सिचुएशन दैट इज प्रोबेबली सिग्निफिकेंट बट नॉट येट ए सीरियस प्रॉब्लम। आपको वार्निंग दी जाती है, आपको खबरदार किया जाता है किसी अहम वाक़े के बारे में, किसी या कुछ अहम हालात के बारे में जो आपके लिए फ्यूचर में सीरियस हो सकते हैं लेकिन मौजूदा वक्त में नहीं। फॉर एग्जाम्पल लो डिस्क स्पेस, आपको कंप्यूटर बताएगा भाई हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस कम होती जा रही है, उसका कुछ कर लो। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, भाई मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरा कुछ कर लो। या हम खुद इंसान कहते हैं अपने घर वालों को, भाई मेरा जो है वो दिल घबरा रहा है, मेरा कुछ कर लो। तो सिमिलरली कंप्यूटर भी क्या होता है, भाई साहब स्पेस जो है वो खत्म हो रही है, लिहाजा आप कुछ कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल लो डिस्क स्पेस विल ट्रिगर ए वार्निंग इवेंट। इसी तरह एरर आता है, एरर इवेंट क्या करता है, इंडिकेट करता है सीरियस प्रॉब्लम दैट मे कॉज ए लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी और डाटा। मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा अभी हार्ड डिस्क ड्राइव से रिलेटेड श्रिंकिंग एंड एक्सटेंशन वगैरह को और पार्टीशनिंग वगैरह को। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको बताता है कि हाँ जी अगर आपने ये वाला काम कर दिया तो उसके बाद ये रिकवरेबल नहीं है। और बाकी क्या होता है, मैं काम सर अंजाम दे रहे होते हैं लेकिन एक एरर आता है और हमारा सारा का सारा काम जो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि मैं पिछले दिनों में जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा था OBS स्टूडियो के ऊपर। तो क्या हुआ जी, मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, तो एंड के ऊपर जी मुझे एक पैगाम मिला कि आपका जो OBS स्टूडियो है वो क्रैश कर गया और जो रिकॉर्डिंग आपने की थी वो आपको नहीं मिलेगी। तकरीबन मैंने 2 घंटे की रिकॉर्डिंग की थी एंड दैट वाज लाइक ए बॉम्ब फॉर मी। मेरे लिए ऐसा था कि मुझे गोली मार दी है किसी ने, ये क्या हो गया मेरे साथ, 2 घंटे की मेरी मेहनत ज़ाया हो गई है। तो सिमिलरली ये एरर्स जो होते हैं ये भी स्टोर होते हैं लिस्ट के अंदर, कंप्यूटर इन्हें भी स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वार्निंग्स को, एरर्स को। सक्सेस ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना। तो रिकॉर्ड करता है सक्सेसफुल इवेंट दैट इज ऑडिटेड फॉर सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी के मकासद के लिए हिफाजती तदाबीर के तौर पर ये इवेंट्स को ऑडिट करता है, उनका हिसाब किताब लगाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ यूजर सक्सेसफुली लॉग्स ऑन टू द सिस्टम, कोई भी यूजर है वो कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करता है तो ये सक्सेस
ऑडिट इवेंट इज रिकॉर्डेड, तो वो वहां पे एक इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ जी जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो गया। अब एक यूजर आया और उसे पासवर्ड पता ही नहीं है और वो कंप्यूटर के ऊपर आके क्या करता है, गलत पासवर्ड लगाता है, तो ये गलत पासवर्ड का इवेंट भी रिकॉर्ड होगा। इसे हम कहते हैं फेलियर ऑडिट, records an unsuccessful event that is audited for the security purpose. For example, when a user unsuccessfully tries to log into the system, एक यूजर आता है उसे पासवर्ड नहीं पता और ट्राइयां मारना शुरू कर देता है। अब उसने कितनी ट्राइयां मारी हैं आपके कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए, वो भी आपकी जो विंडोज इवेंट की लॉग्स हैं, ये जो इसकी लिस्ट हैं उसके अंदर स्टोर होता है। तो ये 5 तरह के इवेंट्स हैं। ए फेलियर इवेंट इज आल्सो रिकॉर्डेड इनटू द इवेंट लॉग्स। तो ये इनकी अलग अलग लिस्टें बनती हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और अब हम चलते हैं विंडोज एक्स करते हैं। विंडोज एक्स करने के बाद अब आप जरा गौर करें, चौथे नंबर पे आपको मिल रहा है इवेंट वीवर। अब मैं जैसे इवेंट वीवर की जो शॉर्टकट की है वी है, चेक करें यहाँ पे अंडरलाइन वी आ रहा है, वीवर का वी जो है वी कैपिटल है और उसके नीचे वी आ रहा है। मैं जैसे वी पे क्लिक करता हूं मेरे सामने जो इवेंट वीवर है विंडोज का वो ओपन हो जाएगा। इसका आप टाइटल चेक कर लें, इवेंट वीवर, और यहाँ देखें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपको इवेंट्स मिल रहे हैं। और ये देखें कस्टम व्यू है, आप इसे जरा थोड़ा सा खोल लें। ये देखें एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स की आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी थोड़ी ही देर में। ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा वर्क करेगा, फिर आपको वो लिस्ट दिखा देगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। सिमिलरली यहाँ विंडोज लॉग्स आ रही हैं। ये देखें एप्लीकेशन से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सेटअप से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है, फॉरवर्डेड इवेंट्स से रिलेटेड है। ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लॉग्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी और आपको हर इवेंट से रिलेटेड इन्फो यहाँ पे मिल जाया करेगी। ये देखें आपको बताया जाए नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे के सारे यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। सिमिलरली एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे के सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप इन्हें एक्सप्लोर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इवेंट्स से रिलेटेड सारी की सारी इन्फो यहाँ पे अवेलेबल होगी। अगर आपने लॉग को क्लियर करना है तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे, वो सारे इवेंट्स यहाँ पे स्टोर्ड होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये विंडोज लॉग पे आप क्लिक करें तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि हाँ जी एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। यस, अब इसका साइज कितना है इस लॉग का, सिमिलरली इसका ये देखें सारे के सारे साइजेस भी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आई विल क्लोज दिस। तो यहाँ पे आपको इवेंट्स से रिलेटेड सारा का सारा जो डाटा है वो मिल जाएगा और वो कोई इवेंट कब अगर हुआ था उसका टाइम भी आपको यहाँ पे मेंशन्ड मिलेगा। विंडोज एक्स किया, वी किया और हम लोग चले गए इवेंट वीवर के ऊपर। दिस इज द शॉर्टकट जो मैंने आपको दिया बता। अब आप यहाँ पे जाएं, विंडोज लॉग को क्लिक करें और ये है जी सारा कुछ। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। ये विंडो आपके सामने आ गई और यहाँ पे वो सारे इवेंट्स हैं। ये देखें सारा कुछ, ये डेट भी है, ये सारा टाइम मेंशन्ड है, टाइम भी आ रहा है और इन्फो भी आ रही है। तो यू कैन सी, या देखें ये इन्फो का और ये एरर का इवेंट है, यू कैन चेक। ये देखें सिमिलरली आप सेटअप पे चले जाएं तो यहाँ पे भी आपको इवेंट्स मिल रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। सो हुजूर वाला इवेंट वीवर कैन आल्सो बी लॉन्च्ड फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। हमने कंट्रोल पैनल पे जाना है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, और वहां से हम लोग इवेंट वीवर पे चले जाएंगे। तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया था, विंडोज का बटन दबाएं, यहाँ पे जाके सिर्फ कंट्रोल पैनल आप लिखें, बजाय इसके आप सिस्टम जो है विंडोज सिस्टम में जाएं और वहां जाके देखें कंट्रोल पैनल आ गया। आप इस पर क्लिक करें, आपका कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद अब हमने कहाँ जाना है, अब हमने जाना है जी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और वहां से हम इवेंट वीवर पे चले जाएंगे। ये आगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, प्लीज इसको देखिएगा। सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर आपने नहीं जाना, सीधा सीधा आपने ये वाली चीज अब नहीं रही। विंडोज 8.1 के अंदर ये था, विंडोज 10 में सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यहाँ पे आपको बाहर ही मिल जाएंगे। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जाके जी क्लिक करना है हुजूरे वाला विंडोज इवेंट वीवर के ऊपर या इवेंट वीवर के ऊपर। तो आई शैल गो हियर और यहाँ पे आपको इवेंट वीवर मिल जाएगा। आप इस पे
डबल क्लिक करें या इसको सिलेक्ट करके आप इंटर प्रेस कर दें, आपको फिर भी वही विंडो यहाँ से मिल जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये सारा कुछ मैं आपको विंडोज 10 के ऊपर समझा रहा हूँ, विंडोज 8 के ऊपर नहीं समझा रहा। प्लीज इनको मिक्स ना कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि हो सकता है विंडोज 8.1 या 8 वाले भी सीख रहे हो तो उनके लिए फिर ये सारा कुछ चलेगा। बट वो लोग जो विंडोज 10 वाले हैं उनके लिए ये वाला पाथ में ये वाली चीज नहीं है। कंट्रोल पैनल पे सीधा जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे और फिर इवेंट वीवर के ऊपर आपने चले जाना है। तो ये था जी कि हम लोग इवेंट वीवर को यूज कैसे कर सकते हैं और उसका क्या काम है, ये मैंने आपको इन्फो दे दी कि इवेंट वीवर जो होता है या विंडोज इवेंट कौन कौन से हैं और इवेंट वीवर क्या करता है। तो इवेंट वीवर जो है सारे होने वाले जो इवेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर उनका हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, एक लिस्ट प्रोवाइड करता है और कितनी तरह के इवेंट्स होते हैं ये सारे के सारे आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको नजर आ रही हैं। उनको पढ़िएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है आई शैल टेल यू। याद रखिएगा कंप्यूटर में होने वाली हर एक्टिविटी कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है और आप उससे बहुत कुछ पता कर सकते हैं। इट इज टोटली इंटायरली अप टू यू कि आप इस मालूमात को या इन मालूमात को आप कैसे यूज करते हैं। हुजूर वाला पावर यूजर मेन्यू या टास्क मेन्यू के ऑप्शंस में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है सिस्टम का। विंडोज एक्स करते हैं, विंडोज एक्स करने के बाद हमारे सामने पावर यूजर मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसके अंदर ये देखें हमारे पास शॉर्टकट की आ रही है वाई। जैसे मैं वाई को प्रेस करूंगा सिस्टम का जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक्टिवेट होगा और ये हमें हमारे सिस्टम से रिलेटेड इन्फो प्रोवाइड करेगा। पहले मैं आपको यहाँ डिटेल्स बता देता हूँ कि व्यू योर सिस्टम प्रॉपर्टीज, आपके सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज, आपके सिस्टम में क्या कुछ है सारा कट्टा चट्टा खोल के आपके सामने रख देगा आपके सिस्टम से रिलेटेड। तो आपके सिस्टम की सारी इन्फो आपको यहाँ से मिल सकती है। तो यू कैन व्यू योर सिस्टम प्रॉपर्टीज सच एज योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, विंडोज वर्जन, कौन सी विंडोज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, विंडोज वर्जन इन्फॉर्मेशन। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर ये विंडोज के बारे में इंफॉर्मेशन मैं कहाँ से गेट कर सकता हूँ। तो दिस इज द डे, आज आपको पता चल जाएगा कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड विंडोज के वर्जन के बारे में कहां से पता कर सकते हैं। नेटवर्क आइडेंटिटी, वर्क ग्रुप मेंबरशिप एंड विंडोज एक्टिवेशन इंफॉर्मेशन, मतलब विंडोज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ्रॉम दिस पेज यू कैन आल्सो एक्सेस द डिवाइस मैनेजर, आप डिवाइस मैनेजर को भी ओपन कर सकते हैं जिसका ऑप्शन इंशाल्लाह भी नीचे आएगा, मैं आपको वही बताऊंगा। रिमोट सेटिंग्स, आप दूर बैठ के अपने कंप्यूटर को जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, रिमोटली अपने कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। उसकी सेटिंग्स भी, सिस्टम प्रोटेक्शन ऑप्शन मतलब सिक्योरिटी के ऑप्शंस भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं एंड अदर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अब हम कंट्रोल पैनल से इसको कैसे ओपन कर सकते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है इसको ओपन करने का, विंडोज एक्स करते हैं और जाके सीधा सीधा या तो सिस्टम पे आप क्लिक कर लें या आप राइट क्लिक किया, यहां चले गए, यहां जाके अगर मैं वाई को क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये सारी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यस, दिस इज अबाउट योर पीसी। मेरे कंप्यूटर का नाम है उस्मान खान। आप अपने कंप्यूटर का नाम लिख के मुझे बताइएगा, कमेंट में लिख के मेरे कंप्यूटर का क्या नाम है। प्रोसेसर क्या, इंटेल, ठीक है, कोर i5 और ये 4th जनरेशन का। याद रखिएगा आप अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर की अगर जनरेशन पता करना चाहते हैं ना तो ये जो i5 के बाद डैश है, डैश के बाद जो पहला डिजिट है ना ये आपके CPU की का जनरेशन नंबर होता है। तो मेरा जो CPU है 4th जनरेशन का और कोर i5 है और इंटेल का है। बाकी आगे उसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, उसके सिस्टम क्लॉक की स्पीड आपको बताई, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सारा आपको बताया गया। मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रैम कितनी है, 8 GB की है। डिवाइस आईडी ये सारा कुछ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम टाइप, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा। कुछ 32 बिट भी होते थे पहले, 16 बिट भी होते थे, लेकिन मेरा 64 बिट का। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो की स्पेसिफिकेशंस क्या है। रीनेम दिस पीसी, जैसे मैंने यहाँ पे उस्मान खान लिखा, आप अपने कंप्यूटर का नेम जो है उसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फो आपने कॉपी करनी है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सिमिलरली मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 प्रो चल रही है, प्रोफेशनल चल रही है, वर्जन क्या है जिसका, और इंस्टॉल्ड ऑन, ये कब इंस्टॉल हुई थी, ये 9 तारीख 9वां महीना 2022 को मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हुई थी। तो ये सारी की सारी इन्फो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चेंज प्रोडक्ट की आर अपग्रेड योर
एडिशन ऑफ विंडोज। यहाँ से आप बहुत सारे और चेंजेस कर सकते हैं, पर प्लीज फॉर द सेक ऑफ गॉड इनको मत छेड़िएगा। अभी ये चीजें आपने फिलहाल नहीं छेड़नी कि आप इसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। बस अगर ये इन्फो आपने कॉपी करनी है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। सिमिलरली यहाँ देखें बिट लॉकर की सेटिंग्स है, आप अपनी ड्राइव्स के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हो अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिवाइस मैनेजर को खोल सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप को खोल सकते हो। सिस्टम प्रोटेक्शन, मैं सिस्टम प्रोटेक्शन पे क्लिक करता हूँ और ये देखें यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन फिलहाल ऑफ है, अगर आप इन्हें ऑन करना चाहते हैं तो उसका भी तरीकाकार इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है, रीनेम दिस पीसी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको कैसे रीनेम कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए मैं जो नाम लिखूंगा, नेक्स्ट करूंगा, मेरे कंप्यूटर का नेम चेंज हो जाएगा। ये देखिए उस्मान खान लिखा हुआ आ रहा है जो पहले से मौजूद है। अब आप इसको क्या चेंज करना चाहते हैं आप अपने मुताबिक यहाँ नाम लिखें, नेक्स्ट पे क्लिक करें एंड यू विल बी डन। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं इसको भी क्लोज करता हूँ और वापस जाता हूँ यहाँ पे। अब इसको हम लोग कंट्रोल पैनल से कैसे ओपन कर सकते हैं, आप विंडोज का बटन प्रेस करें और यहाँ पे लिख दें कंट्रोल पैनल। सर्च पे जाकर कंट्रोल पैनल लिखें, इंटर प्रेस करें, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल के ऊपर जाने के बाद हमें जाना कहाँ पे, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, विंडोज 8 वाली बात हो रही है। यहाँ सीधा सीधा हमने कहाँ पे चले जाना, सिस्टम पे चले जाना। ये सिस्टम का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, नो अगेन यू विल जंप टू द अबाउट सेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर। ये सारी की सारी इन्फो आपको आपके कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैं कंट्रोल पैनल को भी क्लोज करता हूँ और वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको कर दी हैं एक्सप्लेन। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप लोग मेरे इस लेक्चर को एंजॉय भी कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज द डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है। मैं विंडोज डी को प्रेस करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आ गया। डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन जो है, अब इसका शॉर्टकट क्या है तो वो भी आपको बताता हूँ। विंडोज एक्स कर लेते हैं तो ये देखें डिवाइस मैनेजर का जो शॉर्टकट है वो एम है, एम के नीचे अंडरलाइन आ रहा है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अब ये करता क्या है, तो इसके जरिए से हम एक्सेस कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर को, विच लेट्स यू टू व्यू the properties and the operational status of all internal and external hardware devices। आपके कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच ना, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर है या कंप्यूटर के साथ आपने बाहर से अटैच की हुई है। जैसे हम स्पीकर्स बाहर से हम अटैच करते हैं, प्रिंटर हम बाहर से अटैच करते हैं, तो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हमने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच की हुई हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, तो which lets you to view the properties and operational status of all internal and external hardware devices। आप पहली बात उनका स्टेटस चेक कर सकते हो, वर्किंग है कि वर्किंग नहीं है, क्या उसके जो ड्राइवर्स हैं वो अप टू डेटेड हैं या नहीं, या ड्राइवर्स हमें री इंस्टॉल करने की जरूरत है। इफ ए डिवाइस इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग तो दिस इज ए गुड प्लेस टू बिगिन। ये वो बेहतरीन जगह है जहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए तशखीस की या डायग्नोसिस। जो आपका प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए कि वजह क्या है, मसला क्या है, डिवाइस वर्क क्यों नहीं कर रही है। यू कैन अपडेट द डिवाइस ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि ये जो डिवाइस अभी हमने अटैच किया है इसको कैसे यूज करना है। ड्राइवर्स वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होने वाली डिवाइस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर को बताते हैं और बताते हैं कि इस डिवाइस को हमने कैसे यूज करना है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। जब हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, कोई हार्डवेयर डिवाइस, कोई नई डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो कंप्यूटर को पता नहीं होता ये क्या है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये क्या है और इससे क्या काम लेना और कैसे काम लेना, जैसे मैंने एक प्रिंटिंग डिवाइस जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ, एक प्रिंटर या एक प्रिंटिंग मशीन या फोटोकॉपी मशीन अपने कंप्यूटर से अटैच की है, तो मेरा कंप्यूटर तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। तो जब मैं अपने कंप्यूटर में ड्राइवर्स इंस्टॉल कर दूंगा उस डिवाइस के, तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि इस डिवाइस से हमने क्या काम लेना है और फिर वो सारे के सारे ऑप्शंस जो उस डिवाइस से वर्क लेने के लिए या काम लेने के लिए में अवेलेबल होंगे वो सारे मेरे कंप्यूटर में शो होना शुरू हो जाएंगे और मेरा कंप्यूटर उस डिवाइस को यूज करना शुरू कर देगा। मतलब ये वो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगा उस डिवाइस के बारे में, सारी की सारी इन्फो उस डिवाइस के बारे में हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा ड्राइवर। जी, ड्राइवर का मैंने आपको बता दिया कि ड्राइवर क्या करते हैं। ड्राइवर हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि एक्सटर्नली नई अटैच होने वाली डिवाइस
क्या चीज़ है और इससे कैसे काम लेना है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इंडिविजुअल डिवाइसेस को एंड चेंज हाउ ए डिवाइस इज कॉन्फ़िगर्ड, और एक डिवाइस की सेटिंग्स को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये खोल के दिखाता हूँ, विंडो एक्स किया और विंडो एक्स करने के बाद हम एम पे क्लिक कर दें या यहाँ पे जाके डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर दें तो हमारे सामने जो है उजरे वाला डिवाइस मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को डिवाइस मैनेजर यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ऊपर देखें टाइटल बार में डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें नेटवर्क अडाप्टर की बात हो रही है, मैं इसे चेक नहीं कर रहा। यहाँ देखें ये कंप्यूटर की बात हो रही है। सिमिलरली मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे कीबोर्ड, मेरे कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड अटैच्ड है। सिमिलरली ये देखें माइक की सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी एंड बैटरी से रिलेटेड आपको सेटिंग्स यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज पे चला जाता हूँ। तो प्रॉपर्टीज के अंदर देखें ड्राइवर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे ही आप अपडेट ड्राइवर को क्लिक करेंगे तो ये आपकी बैटरी के ड्राइवर्स को अपडेट कर देगा। तो ये कुछ इन्फो है, ये डिवाइस मैनेजर से आपको चीजें सारी की सारी मिलना शुरू हो जाएंगी। कभी भी आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। और ये है डिवाइस मैनेजर, जहाँ से आप अपने कंप्यूटर के ड्राइवर्स, कोई डिवाइस अगर आपका कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपने यहाँ से जाके उस डिवाइस की जो ड्राइवर्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या ड्राइव को आप यहाँ से कंप्यूटर में एक्सेप्ट करवा सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। इन सारे ऑप्शंस को प्लीज आप एक्सप्लोर करें, देखें यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन देखें। प्रिंट क्यूज आपको यहाँ नजर आ रही है, प्रिंटर के ड्राइवर, नेटवर्क अडॉप्टर, मॉनिटर, माइक, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको जो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं उनके ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो दिस इज अ डिवाइस मैनेजर। अब डिवाइस मैनेजर को हम लोग कंट्रोल पैनल से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टार्ट के बटन को क्लिक करें और यहाँ जाके आप लिख दें कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आ जाएगा, क्लिक कर लें और अब हमने जाना कहाँ पे है, हमने जाना है जी डिवाइस मैनेजर पे। ये है जी डिवाइस मैनेजर का बटन, आप इसे क्लिक करें और आप डिवाइस मैनेजर तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, कंट्रोल पैनल को भी क्लोज करता हूँ। मैंने आपको दूसरा तरीका भी इसको ओपन करने का बता दिया उजरे वाला। अब हम चलते हैं आगे, नेटवर्क कनेक्शंस। नेटवर्क कनेक्शंस ये भी ऑप्शन हमें अवेलेबल है। विंडोज एक्स किया तो ये हमारे पास डिवाइस मैनेजर के बाद वाला ऑप्शन है। नेटवर्क कनेक्शंस का जो ऑप्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो व्यू एंड चेंज ईच नेटवर्क डिवाइस ऑन योर कंप्यूटर। नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, ये वो डिवाइस होती है जिसके जरिए से हम दूसरे कंप्यूटर्स के साथ या दूसरी डिवाइसेस के साथ हम लोग कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस में इंक्लूड आपका ईथरनेट अडॉप्टर है, आपका वाईफाई अडॉप्टर है। अब वो लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनको वाईफाई अडॉप्टर का बड़े अच्छे तरीके से पता होगा या राउटर का बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। एनी वर्चुअल नेटवर्क डिवाइस यू आर यूजिंग, उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और नेटवर्क कनेक्शंस कैन आल्सो बी लॉन्च फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये ऑप्शंस दिखा दूं। विंडोज एक्स किया और नेटवर्क कनेक्शन के लिए हम W पे क्लिक करेंगे। नेटवर्क कनेक्शंस हमें यहाँ पे ओपन होके मिल जाएंगे। ये लें जी, यहाँ आपको सारी इन्फो मिल रही है, सब की सब इन्फो मिल रही है। सुफा होम मेरे जो वाईफाई का नेम है वो ये है और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज आपको शो हो जाएंगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। यहाँ देखें नेटवर्क, अच्छा मजे की बात आपको बता दूं, साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी बताना मेरा फर्ज मैं समझता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने कंप्यूटर को अटैच कर लिया वाईफाई के साथ और अब पासवर्ड भूल गए वाईफाई का। अब आप चाहते हैं आपको वाईफाई का पासवर्ड पता चल जाए, तो आपने यहाँ पे आना है, विंडोज एक्स करना है। विंडोज एक्स करने के बाद नेटवर्क कनेक्शन को क्लिक करना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे। या यहाँ पे जाके भी जब आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स को आप क्लिक करेंगे, फिर भी आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो हुजरे वाला अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आपने आना नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक कर लेना है वाईफाई होम को, ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। अब हुजरे वाला यहाँ पे आने के बाद आपने वायरलेस प्रॉपर्टीज को क्लिक करना है, सिक्योरिटी में चले जाना है और यहाँ जाके जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे, शो कैरेक्टर्स को क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी पासवर्ड लगा होगा वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। बट मैं अपना आपके सामने कोई नहीं शो करने वाला, क्योंकि ये प्राइवेट चीजें होती हैं। आप अपना खुद देख लीजिएगा यहाँ से और फिर आप
जो है उसको यूज करके आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। जो एक कोड आपको या आपको आईपी एड्रेस गिवन होता है उसको यूज करके आप अपने राउटर का पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं या वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया पासवर्ड आप अपना कहां से पता कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है, आप लोग मेरी बातों को एंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने का। अब मैं इसको करता हूं क्लोज करने के बाद फिर हमने कंट्रोल पैनल पे जाके क्या करना है जी, चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स पे हमने जाना है। तो देखते हैं वहां पे क्या, विंडोज का बटन प्रेस करें, कंट्रोल पैनल पे चले जाएं, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और अब हमने जाना जी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे। ये देखें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आ गया। यहाँ पे हमें कहाँ भेजा, नेटवर्क एंड इंटरनेट आ रहा है, फिर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, वहां से चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स है। तो हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से आप अपने अडॉप्टर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स के ऑप्शन आपसे यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये है जी मेरे अडॉप्टर की सेटिंग्स। मैं यहाँ पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और जाके यहाँ पे जो चेंजेस मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं कोई नहीं वो चेंजेस करने वाला और ना आपको फिलहाल इसका मशवरा दूंगा, क्योंकि अभी आप सीरी लैग पे हैं, बेसिक कंप्यूटिंग सीख रहे हैं। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह जब जैसे जैसे मैं समझूंगा कि आप अभी इस काबिल हो गए हैं कि आपके साथ ये चीजें मैं डिस्कस करूं, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये चीजें हैं। हमारे वाईफाई की सारी सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद है। तो हुजूर वाला आप यहाँ से वाईफाई की सेटिंग्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, सिमिलरली मैं इसको भी क्लोज करता हूँ और मैं आप लोगों को यह समझा चुका हूं कि कंट्रोल पैनल से हम लोग नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को कैसे ओपन कर सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, विंडोज का बटन प्रेस किया, यहां जाके हम कंट्रोल लिखते हैं, कंट्रोल पैनल पे हम चले गए। कंट्रोल पैनल के ऊपर जाने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को आपने क्लिक कर लेना है और करने के बाद अब आप पहुंच चुके हैं कहां पे, आप अपने वाईफाई की जो सेटिंग्स है, जो मोटी मोटी सेटिंग्स है वो यहाँ से कर सकते हैं अगर पासवर्ड पता करना है। अदरवाइज आप यहाँ से भी जाके अडॉप्टर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे और ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। तो उम्मीद है आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया। सो हुजूरे वाला नेटवर्क कनेक्शन के बाद अब बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ द पावर यूजर मेन्यू ऑप्शंस में से डिस्क मैनेजमेंट की। अब डिस्क मैनेजमेंट के लिए जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं आफ्टर ओपनिंग द पावर यूजर मेन्यू, दैट इज के, तो मैं आपको दिखाता हूं ये कैसा दिखता है। विंडोज के साथ आप एक्स को प्रेस करें और नेटवर्क कनेक्शन के बाद ये देखिए आपको डिस्क मैनेजमेंट नजर आ रहा है और इसकी शॉर्टकट की के है, क्योंकि इसके नीचे देखिए एक अंडरलाइन आपको के नीचे नजर आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसके यूजेस देखते हैं, ये किस लिए यूज होता है और फिर हम आगे चलते हैं। तो हुजूर वाला इट इज यूज टू परफॉर्म लो लेवल ऑपरेशंस ऑन डिस्क ड्राइव्स। डिस्क ड्राइव्स क्या होती हैं? दिस पीसी को जब आप ओपन करते हैं या आप दिस पीसी में जाते हैं तो ये जो आपको यहाँ पे आइकन्स नजर आ रहे हैं ये ड्राइव्स के आइकन्स होते हैं और ये ड्राइव्स असल में रिप्रेजेंट कर रही होती हैं या तो आपकी फुल आपकी हार्ड डिस्क को या आपकी एसएसडी को, या ये ड्राइव्स होती हैं किसी एक हार्ड डिस्क के ऊपर बने हुए पोर्शंस को, पार्टीशंस को। तो हुजूर वाला इसके जरिए से हम लोग क्या करते हैं, लो लेवल ऑपरेशंस ऑन द डिस्क ड्राइव्स परफॉर्म करते हैं सच एज पार्टीशनिंग। आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, आप ये चाहते हैं कि आप उसके ऊपर दो अलग से ड्राइव्स बना लें। एक के अंदर फॉर एग्जांपल आप अपना पर्सनल डाटा जो है उसे स्टोर करना चाहते हैं और जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक आप अलग ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। और सिमिलरली फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर के ऊपर एक से ज्यादा यूजर्स एक कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे दो भाई हैं तो आप हार्ड डिस्क ड्राइव को 3 ड्राइव्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं, उसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं और फिर हुजूर वाला आप अपने हिसाब से एक ड्राइव के अंदर जो है आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, एक जो भाई है वो यूज करे और दूसरा भाई यूज कर ले। इन दिस वे यू कैन डू पार्टीशनिंग की। अगर डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दूं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा।
कि हम लोग अक्सर अपने घरों में भी पार्टीशनिंग करते हैं। जैसे एक रूम है तो हम उसके अंदर पार्टीशनिंग करके क्या कर देते हैं, उसको 2 रूम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसकी बेस्ट मिसाल ये है कि जब पेरेंट्स जिंदा होते हैं तो घर एक ही होता है, और जैसे जैसे पेरेंट्स बूढ़े होते जाते हैं और फिर बंटवारा होता है और वही पेरेंट्स का एक घर जिसके अंदर सारे बहन भाई एक ही घर में बड़े हुए होते हैं, फिर उसके अंदर भी दीवारें डाल दी जाती हैं। एंड दैट इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्टीशनिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्क मैनेजमेंट को यूज करके हम लोग लो लेवल ऑपरेशंस ऑन द ड्राइव्स परफॉर्म कर सकते हैं। कि जैसे हमारे पास एक ड्राइव मौजूद है, हम उसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, मतलब उसकी एक से ज्यादा ड्राइव्स बना सकते हैं, उसके एक से ज्यादा पोर्शंस बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे पास अगर एक बड़ी ड्राइव मौजूद है तो हम उसे रीसाइज करके उसकी छोटी छोटी ड्राइव्स भी बना सकते हैं, जिसे हम श्रिंकिंग कहते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास 2 ड्राइव्स मौजूद हैं और हम चाहते हैं उन दोनों को मर्ज करके मिला के हम एक बड़ी ड्राइव बना दें, तो इसे हम एक्सपेंडिंग कहते हैं। तो सादा अल्फाज में अगर आपको कहूं तो हम लोग डिस्क मैनेजमेंट के जरिए से एक ड्राइव की पार्टीशनिंग कर सकते हैं, एक ड्राइव को शेयरिंग कर सकते हैं, और एक ड्राइव से 2 ड्राइव्स, 2 या 3 ड्राइव्स भी हम बना सकते हैं। एंड सिमिलरली हम 2 या 2 से ज्यादा ड्राइव्स को मर्ज करके एक सिंगल ड्राइव भी बना सकते हैं। एंड सिमिलरली हम लोग लेटर्स असाइन कर सकते हैं अपनी ड्राइव्स को। अब ये कौन से लेटर्स की बात हो रही है, तो ये इन लेटर्स की बात हो रही है। जैसे आप देखें यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे D लिखा है, तो वी कैन आल्सो असाइन द लेटर्स एंड कॉन्फ़िगर RAD RAID। तो रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, ये RAID एक ऐसा सिस्टम होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग पैरेलल तौर पर एट ए टाइम एक से ज्यादा लोकेशंस के ऊपर हम किसी डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये असल में हम लोगों ने हार्ड डिस्क जोड़ी हुई होती हैं इन द पैरेलल मोड, जिससे साथ साथ हमारा बैकअप भी बन रहा होता है और हम अपनी मर्जी की एक से ज्यादा लोकेशंस के ऊपर डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। फिर इसकी बहुत सारे लेवल्स हैं, वी शैल टॉक अबाउट दोज लेवल्स, बट अभी नहीं, फिलहाल आपको इतना बताना काफी है। तो डिस्क मैनेजमेंट कैन आल्सो बी लॉन्च्ड फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, जिससे हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहां जाके हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विंडोज एक्स करते हैं, और विंडोज एक्स करने के बाद मैं आपको जरा इसका चेहरा दिखा दूं। ये है जी डिस्क मैनेजमेंट। चाहे आप इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लें या आप के को प्रेस करें तो डिस्क मैनेजमेंट जो है, ये आपका टूल जो है ये लॉन्च हो जाएगा। और ये जी डिस्क मैनेजमेंट हमारे सामने खुलकर आ गया। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब अगर जरा यहाँ पे आप देखें, ये हमारी C ड्राइव है, और ये हमारी जो है ये C जो हमारी मैंने बताया था SSD है, उसी का एक पोर्शन है ये यहाँ पे। और इसका साइज आपको बताया जा रहा है जी, दिस इज 562। यहाँ से देखें, पहली बात तो आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, पार्टीशंस नजर आ रही हैं, फिर उनका लेआउट किस तरह का, उनकी टाइप किस तरह की है, उनके अंदर फाइल सिस्टम क्या है, और सिमिलरली स्टेटस क्या है कि वो सही वर्क कर रही है या सही वर्क नहीं कर रही है। और अगर आप इसको मजीद आगे ले जाके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे, और देखें अब आपको सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। और ये यूज किसके लिए हो रही है, रिकवरी के लिए यूज हो रही है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर सिस्टम एक्टिव प्राइमरी पार्टीशन। ये यहाँ पे भी NTFS का जो है वो आपका फाइल सिस्टम है। एंड सिमिलरली अब ये फाइल सिस्टम क्या होता है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटी आपको बताई जा रही है। कैपेसिटी क्या है जी, ये जो हमारी ड्राइव C है, इसकी टोटल कैपेसिटी जो डाटा को स्टोर करने की है वो 118 GB है। वैसे 128 GB की मैंने लगवाई थी, तो बावकत कैलकुलेशंस के अंदर थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है। सिमिलरली इसके अंदर से फ्री स्पेस इतनी है, अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाए तो आपको ये बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके अंदर फ्री स्पेस इतनी है, और हुजूरे वाला इसकी परसेंटेज ये है। टोटल स्पेस ये थी, इतनी फ्री है, और ये उसकी परसेंटेज में वैल्यू दे दी। सिमिलरली यहाँ पे हमारी ड्राइव D आपको नजर आ रही है, तो उसके अंदर जो टोटल कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की वो 931.51 GB है, या 931.51 GB है। और ये इसके अंदर से फ्री स्पेस है इन जीबीज, एंड दिस इज द परसेंटेज कि टोटल में से कितना परसेंट अभी फ्री है। तो हुजूरे वाला, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है लेने के बाद अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी लेकर रखी हुई हैं। हुजूरे वाला याद रखिएगा, एक प्रिकॉशनरी मेजर आपको बता रहा हूँ,
अगर यहाँ जाके आपने कोई ऐसी कहते हैं ना छेड़खानी की कि जिसकी आपको समझ नहीं है, तो हुजूर वाला हो सकता है आप अपना डाटा जो है वो लूज कर दें, आपका डाटा जो है वो आपसे जो है वो गुम हो जाए और आपको फिर रिकवर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो बराए मेहरबानी जब भी आप डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जाकर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे तो ये अपने जहन में रखिएगा, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि आप करने का जा रहे हैं, और दूसरी चीज याद रखिएगा एक दफा अगर डाटा यहाँ से चला गया, आपका डाटा आपसे गुम हो गया, आपका डाटा आपसे लूज हो गया, तो या आपने अपना डाटा खो दिया, तो फिर उसको रिकवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो हुजूर वाला आप जरा यहाँ पे देखेंगे डिस्क 1 लिखा हुआ है और ये टोटल यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको 931.51 GB आपको नजर आ रहा होगा, और इसके अंदर 2 वॉल्यूम्स बने हुए हैं, एक G है और एक H है। अब हुजूर वाला हम ये चाहते हैं कि G हम इसको मजीद 2 हिस्सों में तोड़ दें, 2 हिस्सों में हम इसको तकसीम कर दें। तो हम क्या करेंगे, ये 410 GB की जो हमारे पास ये ड्राइव बनी हुई है G, हम इसको जब 2 हिस्सों में 2 मजीद छोटी छोटी ड्राइव्स के अंदर जो इससे छोटी होंगी उनमें अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आपने आना इसके ऊपर राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपको श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने श्रिंक वॉल्यूम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हुजूर वाला आपके सामने कुछ इस तरह का मेन्यू आएगा, जैसे कि यहाँ देखें मेरे पास ये ड्राइव D है, मैं इस पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ, श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन मेरे पास थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। और जैसे ही ये मेरे पास ऑप्शंस ओपन होंगे, ये देखें अब मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है टोटल जो इसके अंदर साइज है इसका वो ये है, लेकिन इसमें से अब वो साइज जिसको हम श्रिंक कर सकते हैं, मतलब हम उसको मजीद सब ड्राइव्स के अंदर या दो से ज्यादा ड्राइव्स में हम उसे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो हुजूर वाला इसमें से जो हिस्सा यूज हो चुका है या जहाँ पे डाटा रिटर्न है, आप उसको मजीद ड्राइव्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, उससे आपका डाटा जो है वो गुम हो जाएगा या आपसे खो जाएगा। तो इसके अंदर आपने अपनी मर्जी का जो नंबर है वो आपने एंटर करना है, ये आपको स्पेस बताई जा रही है MBs के अंदर, और आपने क्या करना है यहाँ पे जो भी आपकी मर्जी का नंबर है या जितने भी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि आपको कितने MBs बताए जा रहे हैं, दिस इज 2,17,025, ये 2,17,025 जो है आपके पास ये MBs है। अब आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे GBs के अंदर तो फिर ये वो वाली स्पेस आएगी जो इसके अंदर फ्री है। तो उस फ्री स्पेस में से जो आप इसी को असाइन करना चाहे D को आप कर दें, और बाकी आप नई ड्राइव में कन्वर्ट करके यहाँ से जैसे ऑप्शनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ड्राइव जो है वो मिल जाएंगी। मैं फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लेकर रखी हुई हैं। तो ये देखें जैसे ही हम श्रिंक के ऊपर क्लिक हम करेंगे या हमने किया तो वो जो 410 GB की हमारे पास एक ड्राइव थी, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो ये 410 GB की जो ड्राइव है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, 296 और 114 GB की 2 हमारे पास ड्राइव्स बन गई हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। ये भी याद रखिएगा ये जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है इसका मतलब ये प्राइमरी पार्टीशन है, और इसका मतलब क्या है, अनएलोकेटेड पार्टीशन, मतलब अभी तक यहाँ पे ये किसी को अलॉट नहीं हुई, इसकी एलोकेशन अभी तक नहीं हुई। तो हुजूर वाला उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो ये था जी हम श्रिंकिंग किस तरह कर सकते हैं। अब अगर देखें ये वाली ड्राइव जो है इसके बाद ये वाली स्पेस अनअलोकेटेड है। याद रखें जब भी आप एक ड्राइव को एक्सटेंड करना चाहें, बड़ा करना चाहें या किसी दूसरी ड्राइव के साथ हम मिलाना चाहें, तो एक बात का आपने अपने जहन में ख्याल रखना है। वो ख्याल ये है कि आपने ये देखना इस ड्राइव के आगे जो है वो ऐसी कोई ड्राइव या ऐसी स्पेस होनी चाहिए जो एम्प्टी हो, जो ऑक्युपाइड ना हो, तो फिर तो आप इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ऑक्युपाइड स्पेस मौजूद है तो फिर आप इसको इसके साथ मर्ज हरगिज नहीं कर सकते। तो अब आपने करना क्या है, इसके साथ इसको मर्ज करना है। अब इस ड्राइव के ऊपर जाकर राइट क्लिक करें इसके ऊपर, क्योंकि इसके राइट साइड पे ये वाली है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंड वॉल्यूम का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ आपसे कहा जाएगा हाँ जी आपने, यहाँ आपको कुछ पूछा जाएगा, तो यहाँ आपको अंग्रेजी बताई जा रही है कि हाँ जी दिस विजिट हेल्प्स यू टू इंक्रीज द size of simple and spanned volumes, so you can extend a volume by adding space from one
और मोर एडिशनल डिस्क। ये आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी बता दी, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा हाँ जी कितनी स्पेस अवेलेबल है जो इसके साथ जुड़ी जा सकती है, मर्ज की जा सकती है। आप जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हुजूर वाला अब आपका काम हो चुका, आप फिनिश पे क्लिक कर दे तो यू हैव डन। अब आपकी वो वाली ड्राइव जो यहाँ आपको नजर आ रही है, आप देखें ये इससे अलग हो चुकी थी, वापस इसके साथ मर्ज होकर आपको फाइनली ये रिजल्ट मिल गया। ये वापस 410 GB की आपको एक ड्राइव नजर आ रही है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। प्लीज प्लीज अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो अब उसके ऊपर ये तजर्बात न कीजिएगा फिलहाल, क्योंकि इससे हाँ मैं आपको ये कहूंगा अगर कोई एक ड्राइव आपके पास फुली एम्प्टी है, ये मेरी बात गौर से सुन लें, अगर आपके कंप्यूटर में कोई एक ड्राइव फुली एम्प्टी है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं मेरी ये डी ड्राइव अगर फुली एम्प्टी होती तो फिर मैं इसके ऊपर ये तजर्बा लाजमी करके आपको चेक कराता। तो आप फुल एम्प्टी जो आपकी ड्राइव हो उसके ऊपर जाएं, जाके उसको श्रिंक करें, श्रिंक करने के बाद वापस उसको मर्ज करें जो आपकी एलोकेटेड आपकी ड्राइव बनेगी उसके साथ, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज करने का मजा भी आएगा। लेकिन प्लीज वो ड्राइव जिसके अंदर डाटा मौजूद हो या तो पहले उसका बैकअप ले ले और फिर आप ये वाला काम करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप अपनी हार्ड ड्राइव की मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव को रिसाइज भी कर सकते हैं, उसकी पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। सो डू नॉट चेंज योर डिस्क ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन अनलेस यू हैव बैक्ड अप ऑल इंपॉर्टेंट डाटा। आप उस वक्त तक अपनी हार्ड ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन हरगिज चेंज ना करें या उसको रीसाइज ना करें जब तक उसके अंदर मौजूद आपने अपने इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप ना लिया हो, मतलब उसको किसी और जगह पे स्टोर ना कर लिया हो एज ए कॉपी। तो ऑन योर सिस्टम एंड नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि आप जो करने जा रहे हो आपको पता हो कि इसके करने के बाद क्या होने वाला है। तो एज ए रूल नेवर चेंज योर डिस्क पार्टीशन अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड टू रिस्टोर योर एंटायर सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। क्या कहा जा रहा है, एक रूल याद रख लें कि कभी भी अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव की जो पार्टीशन है उन्हें मत चेंज कीजिए उस वक्त तक जब तक आप इस काबिल ना हो या प्रिपेयर्ड ना हो टू रिस्टोर करने के योर एंटायर सिस्टम, अपने पूरे सिस्टम को। जब आपका दिल हो ना कि आपने पूरे सिस्टम को रिस्टोर आपने करना है तो फिर आप छेड़खानियां करें जाके जो पार्टीशन है उनके साथ, और आप चाहते हो कि मैंने अब इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है तो देन यू कैन चेंज द पार्टीशन, देन यू कैन रिकॉन्फ़िगर द पार्टीशन। अब आपको इस चीज की इजाजत है। और अगर आप ये रिस्क नहीं ले सकते तो फिर प्लीज आप ये काम मत करें। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इट विल बी ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू, कि आपका अगर इंपॉर्टेंट डाटा उसके अंदर हुआ तो वो ज़ाया भी हो सकता है। तो इस चीज का जरा आप ख्याल रखिएगा। ये सेंसिटिव चीजें मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, कहीं आपके माइंड में ये ना आ जाएगा सर हमें सीखने से रोक रहे होते हैं। हाँ सर, आपको सीखने से नहीं रोक रहे होते, लेकिन आपको साथ साथ प्रिकॉशंस भी बता रहे होते हैं। अल्लाह करे आप बहुत अच्छे लेवल पे जाएं तो फिर आपको समझ आएगा जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिख के अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे और आपके पास कोई कॉपी नहीं होगी और आपका सारा डाटा अल्लाह ना करे कहीं डिलीट हो जाए तो फिर आपको ये पेन फील होगा, क्योंकि मैं तो ये फील कर चुका हूँ। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि प्लीज आपने हरगिज अपना डाटा जो है वो ज़ाया नहीं कर बैठना। एक और चीज भी आपको बताता हूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट ने जी उजरे वाला मुझसे लैपटॉप लिया और लैपटॉप लेने के बाद मुझे कहता उस्ताद जी इसके अंदर तो उतनी स्पेस ही नहीं है जितनी आपने कही थी। तो फिर मैंने उसको बताया कि बच्चे जी असल में स्पेस चेक कहाँ से होती है और आपने कहाँ से चेक की है। वो असल में यहाँ चला गया दिस पीसी के अंदर और यहाँ जाके उसने एक ड्राइव को ओपन किया और उसको चेक कर लिया और उसकी सी ड्राइव में उसने स्पेस कम रखवाई हुई थी। तो चेक करने के बाद कहता उस्ताद जी देखें इसमें तो स्पेस ही कम है। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बच्चे ऐसे नहीं होता, आप विंडोज एक्स करें और ये करने के बाद आप डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चले जाएं, वहां जाके आपको पता चल जाएगा आपकी हार्ड ड्राइव की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है। फिर मैंने यहाँ से उसको बताया कि ये इन दोनों का आप एडअप कर लें, टोटल आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी आपके कंप्यूटर की आ जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि अपने कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आपने ये चेक करनी है तो प्लीज यहाँ आके चेक किया करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो दूसरे वाला नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज कंप्यूटर मैनेजमेंट का ऑप्शन है। मैं विंडोज एक्स करता हूँ, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा डिस्क मैनेजमेंट के बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है। अब ये किस काम आता है मैं आपको ये भी बताता हूँ
ये लॉन्च करता है कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल को, जो कि कलेक्शन है बहुत सारे टूल्स का। दिस मैनेजमेंट कंसोल और टूल और विंडो गिव्स एक्सेस टू इंडिविजुअल टूल्स। ये आपको इंडिविजुअल टूल्स तक एक्सेस देता है, इंक्लूडिंग जिसमें टास्क शेड्यूलर है, लोकल यूजर्स हैं एंड ग्रुप्स हैं, इवेंट वीवर जो आपका था, परफॉर्मेंस मॉनिटर, डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजमेंट कैन आल्सो बी लॉन्च्ड। ये हम बाद में करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको ये लॉन्च करके दिखाता हूँ और इसके अंदर मौजूद जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जो टूल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम विंडो एक्स करते हैं और विंडो एक्स करने के बाद, क्योंकि अब हमने जाना कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऊपर, और देखें यहाँ पे जी के नीचे जो है ये अंडरलाइन आ रहा है। मैं जैसे जी पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जी कंप्यूटर मैनेजमेंट का जो हमारा टूल है वो ओपन हो चुका है। अब जरा यहाँ पे आप देखें ये टास्क शेड्यूलर आ रहा है, तो आप यहाँ से एक बेसिक टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या और मजे की बात देखें, यहाँ पे टोटल टास्क जो रनिंग है वो भी आपको नीचे नजर आ रहे हैं। ये पहले से बने हुए टास्क हैं, ये 135 टोटल टास्क हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक बेसिक टास्क बना के यहाँ पे दिखाऊंगा और उससे आपको ये बात मजीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब बेसिक टास्क हम कैसे बनाते हैं, मतलब याद रखिएगा, ये बेसिक टास्क जो हम बना रहे हैं ये ऑटोमेटिकली एट ए स्पेसिफिक टाइम खुद ब खुद ही लॉन्च हो जाएगा। आपको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टास्क शेड्यूलर का काम ये होता है, इससे हम चीजों को ऑटोमाइज कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। मैं विंडो टी करके आपको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ और ये जी मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, मैं भी आपको ये ओपन करके दिखाऊंगा। हम एक ऐसा टास्क शेड्यूलर बनाते हैं जो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड को या हमारे विजुअल स्टूडियो एडिटर को जो है वो लॉन्च करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजुअल स्टूडियो लॉन्चर, ये हमने कर दिया और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी हम कह देते हैं VS कोड ओपन, ये हमने कर दिया। अब ये स्पेलिंग्स आपने याद रखने, VS स्टूडियो कोड एडिटर या VS कोड ओपनर, हमने ये कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ हमसे ये पूछेगा कि हाँ जी डेली इसको ट्रिगर करना है, यस वी वांट टू ओपन इट डेली। अब यहाँ पे मुझे पूछा कि इसको कितनी दफा, कहता है रकर एवरी 1 डे, एक दिन के बाद हम इसे दोबारा से जो है वो लॉन्च करवाना चाहते हैं या रकर करवाना चाहते हैं। तो उधर वाला यहाँ डेट तो दी हुई है, टाइम देखें 6:42 हो गए हैं मेरे कंप्यूटर के ऊपर। मैं अप्रोक्सीमेटली टाइम को थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको नहीं चेंज करूंगा, आई विल चेंज द मिनट्स। मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ 46 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स और टाइम यही है, बस थोड़े से मैंने मिनट्स बढ़ाए हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ स्टार्ट ए प्रोग्राम, मैं कहता हूँ यस। यहाँ से मैं ब्राउज करता हूँ और चला जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैं आपको बताता हूँ मेरे पास यहाँ पे जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ नेक्स्ट पे जाओ एंड नो, मेरा सारा काम जो है वो हो चुका और मैं इसको जाके फिनिश करता हूँ। और ये देखें सारा कुछ आ रहा है, ट्रिगर डेली एट 6:46 AM एवरी डे। तो मैं इसको कहता हूँ फिनिश करो इसे। ये मेरा अब जो है ये टास्क जो मैंने बनाना था वो बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ आप चेक करेंगे यहाँ पे जो टास्क की तादाद आ जाएगी वो पहले 135 है और यहाँ पे मेरा टास्क जो है वो अपडेट हो चुका है। थोड़ी ही देर में मैं जैसे भी यहाँ पे आपको कहता हूँ वी की हम लाइन में चले जाएंगे, वैसे सी के हमारा जो टास्क था वो बना या नहीं बना। यहाँ पे हम देखते हैं PQRSTUV, सो यहाँ पे नहीं। अब ये टास्क हमें कहाँ पे नजर आएगा, मैं आपको वहां पे भी ले चलता हूँ। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लोज करता हूँ, मैंने इसको क्लोज कर दिया, विंडो डी करता हूँ, यहाँ जाके मैं आपको अब दिखाता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद अभी देखिए 6:44 हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में ये लॉन्च हो जाएगा। साथ में आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से मुझे पता चलेगा कि वाकई ये मेरा जो शेड्यूलर है इसके जरिए से मैंने अपना जो इवेंट था या अपना प्रोग्राम था उसकी ओपनिंग को वाकई शेड्यूल कर दिया अच्छे तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे आप चले जाएं, कंट्रोल पैनल को ओपन करने के मैं दोबारा बता देता हूँ, विंडो डी करें
ये मैं सर्च ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ जाके आपने कंट्रोल पैनल लिखना है और कंट्रोल पैनल को आपने ओपन कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाके आप क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और इनमें आपने यहाँ पे चले जाना टास्क शेड्यूलर पे। इसको जाके आप डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और उसके ऊपर आपको टास्क शेड्यूलर की लाइब्रेरी मिल जाएगी और इस लाइब्रेरी के अंदर आपका वो टास्क पड़ा हुआ होगा जो जिसको आप ढूंढ रहे हैं। ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जो है ये 646 के ऊपर लॉन्च होगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अपने इस लेक्चर के अंदर मैं भी आपको वो लॉन्च होता हुआ दिखाऊंगा कि जी आप ऑटोमेटिकली अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करवा सकते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्टकट बनाना सिखाऊंगा। आपका जो कंप्यूटर है उसके ऊपर आप अपने शट डाउन का एक शॉर्टकट बना सकते हैं और आप चाहें तो आप इस टास्क शेड्यूलर के जरिए से ऑटोमेटिकली एट ए स्पेसिफिक टाइम आप उसे जो है वो लॉन्च करवा सकते हैं और अपने कंप्यूटर को बंद करवा सकते हैं। जैसे आप अपने किसी बच्चों को कहते हैं अब तुमने आधा घंटा कंप्यूटर यूज करना है तो आप टास्क शेड्यूलर के जरिए से ठीक आधे घंटे बाद अपने कंप्यूटर को क्लोज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, लेकिन ये अब आप पे एक फर्ज है कि आप मुझे याद लाजमी करवाइएगा कि सर वो कंप्यूटर को शट डाउन करना ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफिक टाइम वो प्लीज आप हमें सिखा दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये हमारा टास्क जो है ये परफॉर्म होगा एंड यू विल सी कि इसका क्या फायदा है। ये चेक करें, ये लॉन्च हो गया खुद ब खुद। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा पॉइंटर आपके सामने था। ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर आपके सामने खुद ब खुद ही लॉन्च हो गया एट दिस टाइम। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। बट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, ये हर रोज करेगा, फलिहाजा मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और मैंने यस कर दिया। नाउ इट इज नाउ डिलीटेड फ्रॉम माई लाइब्रेरी ऑफ टास्क शेड्यूलर। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि टास्क शेड्यूलर से हम लोग कैसे काम ले सकते हैं। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आपको भी हम क्लोज करते हैं और हम लोग अपने कंट्रोल पैनल को भी यहाँ से क्लोज करते हैं। और मैं वापस आपको विंडो जो है एक्स करके जो है पावर यूजर मेन्यू पे ले जाता हूँ और यहाँ से जाके हम लोग कंप्यूटर जो मैनेजमेंट का हमारा जो ऑप्शन है उसे हम वापस क्लिक करते हैं और मैं आपको वापस ले चलता हूँ कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऊपर और आपको बाकी ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। देखिए ये इवेंट व्यूअर भी आपका यहाँ पे आ गया। ये देखें, ये आपके शेयर्ड फोल्डर्स अगर आपने शेयर किए हुए हैं तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन मैंने कोई शेयर फोल्डर नहीं किए हुए, फलिहाजा यहाँ पे मेरा कोई आपको फोल्डर जो है वो नहीं नजर आएगा। परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है, यहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। ये चेक करें, परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फो दी जा रही है। सिमिलरली डिवाइस मैनेजर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये देखें सारा डिवाइस मैनेजर आपका यहाँ पे ओपन हो गया। हम यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते थे। ये डिवाइस मैनेजर आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, इसको देख लें। और सिमिलरली अभी जो विंडो आपके सामने ओपन होगी आप उसको भी देख लें, सेम विंडो है। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। यहाँ देखिए आपको स्टोरेज के ऑप्शंस भी अवेलेबल है और सिमिलरली आपको सर्विस एंड एप्लीकेशंस के भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये बहुत सारे टूल्स एट ए टाइम आपको एक लोकेशन के ऊपर प्रोवाइड करता है। अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा, एक तो आपने तरीका बता दिया विंडो एक्स करें और वहां से जाके आप चूज कर लें, या राइट क्लिक करें स्टार्ट के बटन के ऊपर जाके और वहां से आप ये ऑप्शन चूज कर लें ऐसे। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल पैनल से ओपन करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे? आपने स्टार्ट के बटन को क्लिक करना और यहाँ जाके आपने कंट्रोल पैनल लिखना। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ऊपर क्लिक कर देना और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स से आगे आपने चले जाना है जी यहाँ पे। ये देखें कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसको जाके आप डबल क्लिक कर लें। कंप्यूटर मैनेजमेंट का आपका जो टूल है वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा और इस तरह आप बाकी फिर वही सारे जो आपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, चाहे आपने टास्क शेड्यूलर को यूज करना है और किसी भी और दूसरे ऑप्शन को यूज करना तो आप उसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब उधर वाला कमांड प्रॉम्प्ट आपने लॉन्च करनी है तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो भी आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं विंडो। और ये करता क्या है, ये आपको कमाल है इंटरफेस का जो है ना एक मैं कहूँगा एक ग्लिम्प्स या एक झलक प्रोवाइड करता है
तो यहाँ पे आपको सारी की सारी पावर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती जब आप इसे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर्स से इसे यूज करोगे तो फिर हो सकता है आपको अपना नुकसान भी कर लें। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे हम लॉन्च करेंगे, विंडो एक्स करें और यहाँ देखें आपको विंडोज पावर शेल का ऑप्शन विंडोज 10 में मिल रहा है। तो ये बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही वर्क करता है, इससे कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं बल्कि आप यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको विंडोज पावर शेल यहाँ पे मिलेगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसको लॉन्च करने के लिए आपको सी प्रेस नहीं करना पड़ेगा बल्कि आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपने इसको पावर शेल को एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने इसको जो है वो आपने लॉन्च करना है तो फिर आपको ए प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये करता है क्या, ओपन द विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट विद योर रेगुलर यूजर प्रिविलेजेस। आपको जो एक रेगुलर यूजर की पावर्स होती हैं उसके साथ वो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन करके दे देता है। कमांड प्रॉम्प्ट कैन आल्सो बी लॉन्च्ड फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। आप विंडोज सिस्टम में चले जाएं और वहां से जाके भी आप कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसे आप लॉन्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडो एक्स करता हूँ और यहाँ देखें ये विंडोज पावर शेल पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली आपके सामने जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा एंड दिस इज आपका डेस्कटॉप जो है उससे इसने स्टार्ट ले लिया। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और दोबारा देख ले, विंडोज एक्स किया, ये आ गया जी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। अब क्या कमांड्स आपने यहाँ पे टाइप करनी है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको डायरेक्टरीज दिखा देता हूँ यहाँ पे जो हमारी डेस्कटॉप पे मौजूद है। ये देखें, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज आपको मैंने यहाँ पे जो हमारा लिनोवो का यूजर था उसकी उस फोल्डर में या इस फोल्डर में की जितनी भी डायरेक्टरीज मौजूद है वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। नो जी, नेक्स्ट जो है इसको खोलने का दूसरा तरीकाकार क्या है, आप विंडोज के ऊपर या आप स्टार्ट के बटन के ऊपर जाके क्लिक करें और बिल्कुल बॉटम पे चले जाए विंडोज सिस्टम। विंडोज सिस्टम को जाके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, पावर शेल नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपकी कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो लॉन्च हो जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करने का मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था। आप विंडोज के साथ आर को प्रेस करें और यहाँ जाके CMD लिख दें और इंटर प्रेस करते हैं, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे भी लॉन्च हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इसे अच्छे तरीके से ज़हन नशीन भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सिमिलरली कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने ओपन करना है, लेकिन यहाँ पे पावर शेल का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, विंडोज एक्स करते हैं और ये देखें यहाँ पे आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर अब जो पावर शेल आप उसे जो है वो ऑन कर लेंगे, चला लेंगे। और मैं भी आपको बताता हूँ, अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करना है तो विंडोज या स्टार्ट के बटन को आप क्लिक करें और यहाँ जाके आप कमांड प्रॉम्प्ट लिखें। ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आप इसको एज एडमिनिस्ट्रेटर भी ऑन कर सकते हैं, इसे लॉन्च कर सकते हैं, इसे आप ओपन कर सकते हैं। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ओपन द विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस, मतलब जो जितनी भी पावर्स एक कंप्यूटर ऑनर के पास होती हैं, अगर उन तमाम पावर्स के साथ आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना चाहते हो तो फिर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा या एडमिन करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट कैन आल्सो बी लॉन्च्ड फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू विंडो सिस्टम में जाना, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर राइट क्लिक करके वहां से रन एड एडमिनिस्ट्रेटर आपने करना है। कैसे करना है देखिए, मैं स्टार्ट के बटन पे जाके क्लिक करता हूँ। मैं पहले विंडोज डी करता हूँ। विंडोज डी करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आया, यहाँ जाके मैंने क्लिक किया और अब हम चले जाएंगे विंडोज सिस्टम के ऊपर सबसे बिल्कुल नीचे और ये हम विंडोज सिस्टम पे आए। यहाँ आने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर राइट क्लिक किया और यहाँ मोर के ऊपर जाके ये देखें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ अब ये मुझसे परमिशन जो है वो लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें परमिशन मुझसे ले रहा है। मैं कह देता हूँ यस आप लॉन्च कर दें, तो ये लॉन्च कर देगा। मैं यहाँ जाके भी DIR लिखता हूँ। ये जितनी भी डायरेक्टरीज यहाँ पे अवेलेबल है, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज जो है ये मुझे यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। बहुत सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे पड़ी हुई है, ये 1 बाय 1 सारों को यहाँ पे लेके आ रहा है। बट आई विल क्लोज दिस, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली वार्निंग है, व्हेन द कमांड प्रॉम्प्ट इज ओपन्ड आर ओपन with administrator privileges or with the powers of the administrator, you can cause damage or instability to your computer
if you run the wrong command, please always keep it in your mind that गलत command आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है. Ensure all your important data is backed up and you know what you are doing before running the commands in this mode or in this administrative mode. Always keep it in mind that it will have a very, very, very good impact or very bad impact on you or on your machine when you are running the commands by using the administrator powers. So please इसको मैं तो कहता हूँ अगर यूज करें तो फिर हमेशा जो भी कमांड टाइप करें उसके बारे में 100 दफा सोचें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. गुजरे वाला टास्क मैनेजर जो है, अगर आपने इसको ओपन करना है तो कैसे ओपन करना है, और टास्क मैनेजर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है. विंडोज एक्स करते हैं, यहाँ देखें ये टास्क मैनेजर आ गया, इस पर आप क्लिक कर लें तो यहाँ से आपके कंप्यूटर में करंटली कितने प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, आप उन सारे प्रोग्राम्स को यहाँ से देख सकते हैं. ये ऑडासिटी चाह रहा है जिससे मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ये मैं पावर पॉइंट मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है. ये OBS स्टूडियो जिससे मैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ये टास्क मैनेजर खुद चाह रहा है. विंडोज एक्सप्लोरर की यहाँ पे 2 विंडोज हैं, मैं इन्हें वापस रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको एंड द टास्क भी कर सकता हूँ. तो मैं इसको क्लोज करता हूँ. ये जरा आप इसकी डिटेल्स यहाँ से देख लें. ओपन द विंडोज टास्क मैनेजर, गो हियर टू व्यू ए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस एंड द प्रोसेसेस ऑन योर कंप्यूटर दैट आर रनिंग ऑन योर कंप्यूटर. तो यहाँ जाके आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो आपको बताएगी कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो रन कर रहे हैं. आपके कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो रन कर रहे हैं. यहाँ जाके आपको वो लिस्ट मिलेगी जो आपको ये बताएगी कि आपके कंप्यूटर पे कौन से प्रोसेसेस, कौन सी एप्लीकेशंस, कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो रनिंग कंडीशन के अंदर है. इफ ए प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, अगर एक प्रोग्राम जो है वो आपसे झगड़ा कर जाए, आगे से आकड़ जाए कि मैं नहीं चलता, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो यू कैन राइट क्लिक इट टू फोर्सिबली स्टॉप द प्रोसेस. आप उस पर राइट क्लिक करके एंड द टास्क करें और जबरदस्ती उसे बंद कर दें और फिर दोबारा उसे रिस्टार्ट कर लें. जैसे मैंने आपको करके दिखाया, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ राइट क्लिक, यहाँ चले जाएं, विंडो एक्स करके आप जो आपका पावर यूजर मेन्यू ऑप्शन है, ऑप्शंस है, आप उन्हें ओपन कर लें. टास्क मैनेजर के ऊपर को आप जाके क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सारी एप्लीकेशंस नजर आना शुरू हो जाएंगी. अब इनमें से मैं किसी को भी क्लोज नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल ये टास्क मैनेजर, आपने इसी को क्लोज करना है तो एंड द टास्क आप करेंगे तो ये खुद ही क्लोज हो जाएगा. यस, ये देखिए क्लोज हो गया. तो फोर्सेबली अगर किसी प्रोग्राम को आपने क्लोज करना है जो आपके लिए बायस से परेशानी बना हुआ है तो आप उसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं. टास्क मैनेजर में आल्सो भी लॉन्च फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू विंडोज सिस्टम, और टास्क मैनेजर को आप जाके क्लिक कर लें. इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप. मैं पहले शॉर्टकट की यूज करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का बटन आप दबाएं, आपके सामने वापस देखें टास्क मैनेजर ओपन हो गया. एक मैंने शॉर्टकट की से आपको बता दिया, दूसरा मैं आपको स्टार्ट के बटन से बता देता हूँ. विंडोज डी करें, यहाँ जाके आप क्लिक कर लें. विंडोज सिस्टम के अंदर आप चले जाएं और विंडोज सिस्टम के अंदर जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से टास्क मैनेजर को आप ओपन कर सकते हैं. उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. कंट्रोल पैनल का आपको ऑप्शन मिल रहा है, विंडोज एक्स करें और यहाँ आपको सेटिंग्स का मिल रहा है. ये डिफरेंस है विंडोज 8 और विंडोज 10 के अंदर या 11 के अंदर. तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अब आपको ये सीधा सेटिंग्स पे ले जाएगा, कंट्रोल पैनल पे नहीं लेके जाएगा. ये सेटिंग्स के ऊपर आप आ चुके हैं. तो जो अब विंडोज के मैन्युफैक्चरर्स की सोच है वो यही है कि आपको सीधा सेटिंग्स पे भेजें बजाय इसके आपको कंट्रोल पैनल पे भेजें. यहाँ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटिंग्स मौजूद है जिनको यूज करके आप अपनी मर्जी की सेटिंग्स कर सकते हैं. मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, वापस विंडोज एक्स करता हूँ और आपको एक और चीज भी बताता चलूँ यहाँ पे कि अगर आप कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ स्टार्ट के बटन पे जाके क्लिक करें और यहाँ जाके CON लिखें. CON ही लिख देंगे, कंट्रोल पैनल आ जाएगा. आप इस पे क्लिक करें या सीधा सीधा आपको कंट्रोल पैनल आपको ओपन करके दे देगा. एंड दिस इज योर कंट्रोल पैनल. मैं बार बार आपके सामने इसको ओपन करके आपको चेक करवा चुका हूँ. तो जरूर वाला ओपन द कंट्रोल पैनल वेयर मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन कैन बी व्यूड एंड मॉडिफाइड. यहाँ पे आपके सिस्टम की जितनी भी सेटिंग्स है उन तमाम सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके अंदर चेंज ला सकते हैं. सिमिलरली कंट्रोल पैनल कैन आल्सो बी लॉन्च्ड फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू
विंडो सिस्टम पे जाएं और कंट्रोल पैनल पे चले जाएं। मैंने आपको ये देखें, मैंने स्टार्ट का बटन क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद बिल्कुल लास्ट पे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको विंडोज सिस्टम मिलेगा और इसके अंदर भी आपको कंट्रोल पैनल का आइकन मिलेगा। इसे क्लिक करेंगे आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो हुजूरे वाला नोट ये है कि दिस ऑप्शन वाज रिमूव्ड इन द क्रिएटर्स अपडेट एंड रिप्लेस विद द सेटिंग्स। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे अब सेटिंग्स आती हैं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल नहीं आता। However, you can still access the control panel by click start and typing the control panel। ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल पैनल टाइप कर लें, सर्च में जाके कंट्रोल पैनल टाइप कर लें और इंटर प्रेस करें, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। सेटिंग्स का मैं आपको बता चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट इज ट्राइंग टू गेट द यूजर टू मूव अवे फ्रॉम द कंट्रोल पैनल एंड स्टार्ट यूजिंग द सेटिंग्स ऑप्शन। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं उनकी कोशिश ये है कि अब यूजर्स को कंट्रोल पैनल से दूर करें और सेटिंग्स के करीब करें। सो विद द रिलीज ऑफ द क्रिएटर्स अपडेट अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा, अब यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं। दूसरे वाला फाइल एक्सप्लोरर बहुत ज्यादा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सो देयरफॉर टुडे आई एम ओनली टेलिंग यू दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन दिस पावर यूजर मेन्यू, और सर्च का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे विंडोज एक्स करता हूँ, ये देखें यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर, मैं इसे क्लिक करता हूँ, आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। इसके ऊपर काफी अच्छी हम बात कर चुके हैं। और सिमिलरली सर्च opens the Cortana search interface and functionally the same as left clicking in the ask me anything field on your taskbar। हुजरे वाला Cortana क्या है? Cortana आपका एक डिजिटल असिस्टेंट है जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये AI से रिलेटेड एक आइडिया है कि ये आपकी मीटिंग्स को जो है वो शेड्यूल करता है, आपके लिए शेड्यूल प्रिपेयर करता है और आपको किसी भी आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ढूंढ के देता है। तो अभी हम देखते हैं इसको, विंडोज एक्स करते हैं, यहाँ गए सर्च पे क्लिक करते हैं और ये देखिए अभी हमारा सर्च का जो यहाँ ये, अब बेशक आप इस बटन पे क्लिक करके सर्च को लॉन्च कर लें, या आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पे जाएं विंडोज एक्स करें या स्टार्ट के बटन पे जाके राइट क्लिक करें और आप पावर यूजर मेन्यू को ओपन करके यहाँ से भी क्लिक करके सर्च को आप ओपन कर सकते हैं। रन मैंने आपको बताया था, विंडो आर करें या इसको क्लिक कर लें और यहाँ जिस चीज को भी आपने रन करना उसकी कमांड आप लिखें, ये आपको वो चीज रन करके दे देगा। एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन। और उसके नीचे अब आपको पावर ऑप्शंस मिलेंगे, शट डाउन, साइन आउट, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं पहले कि ओपन ए सब मेन्यू विद द ऑप्शंस, आफ्टर प्रेसिंग यू टू एक्सेस द सब मेन्यू, प्रेस आई कैपिटल टू साइन आउट, विंडोज, यू टू शट डाउन, आर टू रीस्टार्ट, एस टू पुट योर कंप्यूटर टू स्लीप। These options can also be accessed from the start menu by clicking the power icon button। क्या मतलब है इसका? विंडोज एक्स किया, यहाँ देखिए आपको शट डाउन और साइन आउट का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे जैसे ही आप अपना पॉइंटर लेके जाएंगे यहाँ आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, रीस्टार्ट का, शट डाउन का, स्लीप का, साइन आउट का। आई प्रेस करेंगे साइन आउट कर देगा, एस प्रेस करेंगे स्लीप हो जाएगा, शट डाउन करेंगे शट डाउन कर देगा, रीस्टार्ट कर देगा। ये ऑप्शंस क्योंकि आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर इसको मजीद अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके सुने, आपको इंशाल्लाह ये चीजें समझ आ जाएंगी कि इनका क्या मकसद है। दूसरे वाला सिमिलरली हम नीचे जाते हैं डेस्कटॉप। तो अगर फॉर एग्जांपल देखें मेरे पास यहाँ पे ये स्लाइड खुली हुई है ना, मैं चाहता हूँ मैं सीधा डेस्कटॉप पे चला जाऊँ। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा ये मुझे डेस्कटॉप दिखा देगा, वापस विंडो एक्स करता हूँ और फिर डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, मुझे वापस वहां पे ले जाएगा यहाँ से मैं यहाँ पे आया था। और इसी तरह अगर आप शॉर्टकट यूज करके डेस्कटॉप पे जाना चाहते तो विंडो डी कर दें, आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी बता दिया। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बातें सुनी और अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक दे। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो इस लेक्चर को सुनने के बाद तो प्लीज वो क्वेश्चन मुझे भेजिएगा लिखकर, ताकि मैं आपको उनके आंसर्स दे सकूं। और अगर किसी चीज की डिटेल्स ज्यादा चाहिए तो वो भी लिख के भेजें, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दैट आइडिया इन मोर डिटेल, इन मोर डेप्थ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।